बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको न्यूज़ कैफ़े में 2022 के पहले शो में खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का और इस साल का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में दो मौज़ूआत का इंतखाब किया है और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम जिस मौज़ू पर बात करने वाले हैं ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे आप सब आजकल बात कर रहे हैं। ओमिक्रॉन, ये कोरोना वायरस की नई किस्म, नया वेरिएंट, इसके हवाले से अभी जो पेशेनगोइयाँ की जा रही हैं वो ये हैं कि क्या आइंदा आने वाले दिनों में फिर से कोविड की एक नई लहर आ जाएगी? क्या फिर से हमें वो सब कुछ जो है अपने मामलात जो हैं उनको क्लोज़ करना पड़ेगा? जो अभी हमें ज़िंदगी बहाल नज़र आ रही है क्या ये फिर से एक दफ़ा बंद हो जाएगी? कुछ इस किस्म के ख़यालात और ये इसी किस्म के ही कुछ खौफ जो हैं वो हमारे जो बड़े हैं, मतलब जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, उनको भी हैं, क्योंकि हम अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। और पहली जब लहर आई थी, जब दूसरी लहर आई, जब तीसरी लहर आई, तब लोगों ने मास्क जो है वो पहनने को अहमियत दी थी। और इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि कोई भी मास्क उस तरह नहीं पहन रहा है जिस तरह पहनना चाहिए। एक नई लहर आ रही है कोरोना वायरस की। अभी पिछले 24 घंटों में 594 नए केसेस जो हैं वो आए हैं और 8 अफराद जो हैं वो हलाक भी हुए हैं। तो हमें इससे बिल्कुल थोड़ा डरने की, ज़रा समझदारी के साथ जो है वो एहतियात करने की ज़रूरत है। और उन दोस्तों को तो मैं सलामी पेश करूंगा जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई। आज इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अख्तर अराही साहब। आप तजज़ियाकार हैं, माहिर तालीम हैं, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आप? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। नया साल मुबारक हो आपको। जी बिल्कुल शुक्रिया आपका, सारी कौम को मुबारक हो। मगर ये है कि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जैसा कि हम सब ने 7 करोड़ से ज़्यादा आवाम ने जो इस वक्त आपके अवेयर है उन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली है, फुली वैक्सीनेशन करवा ली है। और नए आने वाले साल के पहले ही महीने में हमें उम्मीद है कि थोड़ा होश के नाखून लें, बाकी आवाम भी वैक्सीनेशन करवाएं। हाँ, अच्छा, मतलब ओमिक्रॉन कितना ख़तरनाक है इस वक्त? दुनिया भर में क्या सूरत हाल है, इस हवाले से कुछ मालूमात में इजाफा करें। देखिए दुनिया भर में देखिए ये वेरिएंट स्टार्ट हुआ एक उसमें अफ्रीका से, और अभी इस वक्त भी अगर आप देखेंगे कि यूके का जो है उसमें तकरीबन 1,83,000-85,000 के लगभग फिगर ताज़ा तरीन के जो केसेस आए हैं सामने। फ्रांस में भी तकरीबन 1,80,000 आए हैं। अमेरिका के अंदर भी अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख के अंदर हैं। तो दुनिया भर में इस तरह से केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इस ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि एक तो ये डेल्टा से डबल डेंजरस है, और दूसरी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो आमतौर पे लोग समझते थे कि हमारा जायका चला जाता है या स्मेल करने की जो वो एक है वो चली जाती है, शायद ये 2 इंडिकेटर्स हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, इसके अंदर जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसके अंदर यही पता चल रहा है कि स्मेल भी उनकी है और टेस्ट भी उनका है, और जो है वो पॉजिटिव आ गया है, और जो है उनको ओमिक्रॉन जो है डिक्लेयर हुआ है। तो मरीज को खुद पता चल जाता है? नहीं, ये नहीं पता चलता। असल में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है जो आवाम को समझना चाहिए, जो मुझे समझ में आया, देखिए पहली बात कि सेहत के स्टैंडर्ड्स को समझें कि दुनिया भर में फ्लू जो है एक बहुत आम हमारे जैसे मुल्कों में समझा जाता है, मगर दुनिया भर में इसकी एहतियात की जाती है। अच्छा, दुनिया में इतना आम नहीं है? मौसम चेंज होने पे वहाँ पे नहीं फ्लू होता? आता है, इससे अमवात होती हैं। अच्छा। आप डेटा उठा के, स्टेटिस्टिक्स उठा के देख लें, आप गूगल कर लें, आवाम गूगल कर ले कि अमेरिका की सिर्फ कर लें आप, तो वहाँ पर पता है सबसे ज़्यादा अमवात जो है सिर्फ फ्लू से होती हैं। फ्लू की इकसाम भी तो हैं, और हम पाकिस्तान या बरे सगीर या हमारे जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, हम तो समझते हैं ये कुछ है ही नहीं। हाँ, ये तो आम सी बात है। हालांकि अगर फ्लू एक घर में आ जाए तो पूरी फैमिली को हो जाता है। तो हमें चाहिए कि मास्क का इस्तेमाल करें। जब भी घर में फ्लू आए हमें मास्क का एहतियात करें, अपना ग्लास, अपनी खाने पीने की चीज़ें, अपना हाथ ना मिलाएं बच्चों को। और फ्लू जैसी बीमारी भी वायरल है, तो आप मुझे बताइए कि इसमें भी ऐसा होता है ओमिक्रॉन में कि फ्लू टाइप की अलामात होती हैं,
टेस्ट नहीं जाता, ज़्यादातर यही रिपोर्ट हो रही है, डॉक्टर्स यही बता रहे हैं, स्मेल नहीं जाती, वो हो रहती है। और वो बाद में जब थोड़ी सी तबीयत ख़राब होती है, बुखार होता है, प्रॉब्लम होता है, तो पता चलता है कि ये तो ओमिक्रॉन है। सही। अच्छा, आपने कहा कि ये डेल्टा वेरिएंट से भी डेंजरस है। डेंजरस इस सेंस में ये हो सकता है कि ये उससे ज़्यादा जल्दी फैल रहा है। मतलब डेल्टा भी बड़ी तेज़ी से फैल रहा था, ये सुनने में आया है कि ये उससे भी तेज़ी के साथ जो है ना दूसरे तक पहुंच जाता है। मगर ये भी कहा जा रहा है कि ये इतना डेडली नहीं है, इससे इतनी ज़्यादा अमवात नहीं हो रही हैं, ये एक आम फ्लू की तरह कोई चीज़ है। इस बात में भी कोई सदाकत है? आपकी स्टडी क्या कहती है? देखिए, बेसिकली जो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी कि फ्लू भी एक डेंजरस बीमारी है, हम इसको ख़तरनाक नहीं समझते, इसी वजह से सारे घर के अफराद मुब्तला हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात तो यह है कि टेम्परेचर भी इसी वजह से स्टार्ट हो जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत सी और चीज़ें आ जाती हैं जो डेंजरस है। आपने एक मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, कभी आपने किसी नेशनल जोग्राफिक पे आपने देखा होगा कि लॉयन या जो शिकार करता है तो बड़ी खामोशी से अपने शिकार के करीब जाता है और पता नहीं चलता, और अचानक जो है वो उस पर हमलावर हो जाता है। तो इसी तरह से क्योंकि इसमें जायका टेस्ट वगैरह नहीं जाता और फ्लू रहता है और खामोशी से एकदम आ जाता है, बड़ी सीरियस स्टेज में आ जाता है, तो इसीलिए ये डेंजरस है। इसका आप कहना चाह रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो है वो खामोशी से हमारे करीब आता जा रहा है और हम पे हमला करने के लिए तैयार। ये बात बिल्कुल सही है। इस चीज़ को हम इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि गुज़श्ता जब ये लहरें आई इनकी अपना कोरोना वायरस की, तो उसमें आहिस्ता 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 कोरोना वायरस के पेशेंट्स जो है ना वो हमारे करीब होते गए। हमारे पहले ख़ानदान में निकलना शुरू हुए या दोस्तों में निकलना शुरू हुए, आहिस्ता आहिस्ता फिर फैमिली में निकलना शुरू हुए, फैमिली के बाद लोगों को खुद को जो है वो कोरोना वायरस होना शुरू हुआ। तो वो आहिस्ता 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 तो आपके करीब आती जाती है कोई एग्जैक्टली सेम। देखिए, उसका वाहिद हल ये है कि फ्लू भी अगर आपको है तो आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंस रखिए। असल में आपने ये देखा होगा कि अभी हम लोग केयरलेस हो गए हैं, हमारी आवाम केयरलेस हो गई है, वैक्सीन कराने के बाद भी केयरलेस हो गए हैं, और वैक्सीन जिन्होंने नहीं कराया वो तो वैसे ही गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। तो जिन्होंने करवाया उनमें से भी आपको लगता है कि ज्यादातर लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से करवाया? उन्होंने तो अपने सिम बंद होने की वजह से करवाया, या कोई ना कोई इधर उधर के मसाइल, तनख्वाह नहीं मिलनी, ये नहीं होना, वो नहीं होना, घुसने नहीं देंगे, इसलिए इन्होंने वैक्सीनेशन। मगर देखें, हुकूमत पाकिस्तान फिक्रमंद है अपनी आवाम के लिए, ये देखें, ठीक है कोई भी वजह है, कोई भी पाबंदी की वजह से किया, मगर किया तो ठीक ना। अब ये भी मुमकिन है कि बूस्टर भी लगाना पड़े, और अगर ये मुमकिन, पहली बात तो ये है कि जो 7 करोड़ 7.25 करोड़ वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, 7 करोड़ फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जो मज़ीद एलिजिबल हैं वो तकरीबन 14 करोड़ से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है। 22 करोड़ में से जो एलिजिबल है उस एज ग्रुप में आती है जिसको वैक्सीनेटेड होना है। तो अभी आधे लोगों की हुई है, तकरीबन 50% हुई है। तो अभी एहतियात ये करने की है कि बड़ी जल्दी से आप वैक्सीनेटेड हो जाएं, क्योंकि ये आपका फ़ायदा है। अगर आप वैक्सीनेशन कराएंगे तो फिर इस तरह का खामोशी से हमला आवर होने वाला कोई भी वेरिएंट जो है वो आपके लिए इतना ख़तरनाक नहीं हो सकता। दूसरा, आवाम को चाहिए कि चाहे शादियों में जा रहे हैं, आपने देखा दिसंबर सीज़न शादियों का था और अभी भी है, क्राउड बहुत है, लोगों ने सोचा कि चलो अब तो सब चला गया। भाई, पहले नॉर्मल था, फिर बीच में एबनॉर्मल हो गया, अब न्यू नॉर्मल स्टैंडर्ड्स फिक्स करें। न्यू नॉर्मल में सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, मास्क पहनें, सफाई का ख्याल रखें। वैसे भी मुस्लिम्स के लिए जो है वो निस्फ ईमान है सफाई, तो आप क्यों बेहतियाती करते हैं? बेहतियाती करेंगे तो आप पे हमलावर तो ऐसी चीज़ें होंगी। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम अपने घरों में, अपने कहीं भी जाएं, शॉपिंग सेंटर्स में जाएं, वहाँ की पाबंदियों को ना देखें कि जी ये बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है, यहाँ तो एंट्री नहीं होगी, तो वहाँ पहन लेते हैं, पॉकेट में रखा होता है, अदरवाइज़ नहीं पहनते। तो ये केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए। आप अपने प्यारों का ख्याल करें, पहली बात वैक्सीनेशन कराएं, और अगर कहीं बूस्टर की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली जो ओल्ड एज के लोग हैं वो बूस्टर भी करवाना चाहिए उनको। और वैक्सीनेशन जो है 7 करोड़ से 10 करोड़ 11 करोड़ 12 करोड़ तक लोग जाने चाहिए। और फिर भी एहतियात रखें, सफाई निस्फ ईमान है। फ्लू से बचने के लिए ही आप मास्क पहन लें, हाँ सही, कम से कम ये तो करें। अच्छा, वैसे ये हमने देखा है अख्तर भाई कि पहले मौसम बदलता था ना तो हर बंदा छींक रहा होता था, फ्लू होता था, बुखार हो रहा था, तो वो अब हमें कोविड के दौर से गुजरने के बाद अंदाज़ा हुआ है कि क्योंकि हमने हाथ मिलाने, गले मिलने और वो सारी चीज़ें हमारी
कंटिन्यू रहती थी, जिसकी वजह से इधर से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, तीसरे तक चौथे तक, इस तरह जो है ना वो वायरस आगे चलता रहता था, फ्लू वाला भी। तो जब हमने एक डेढ़ साल बीच में मास्क पहनना शुरू किया है, तब ये जो मौसमी तब्दीली की वजह से ये वायरस वगैरह का सामना करना पड़ता था हमें, वो नहीं हुआ। हम बहुत कम लोगों को हमने देखा है कि जिनको ये फ्लू की शिकायत हुई। बाकी हल्का फुल्का तो मेरा ख्याल है वो उसके तो हम आदी भी हैं। हमारे यहाँ तो यहाँ पे डॉक्टर्स भी ये फरमाते हैं, कुछ मतलब तबीब जो हैं वो ये फरमाते हैं कि अगर इसकी दवाई खाएं तो 7 दिन में फ्लू का आराम आ जाता है, और अगर ना खाएं तब भी 7 दिन में आ जाता है। तो बिल्कुल ऐसे आम सी बात समझते हैं कि ठीक है आराम आ जाएगा यार, नज़ला ही है, जुकाम ही है, ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल फ्लू को ऑर्डिनरी नहीं समझना चाहिए। फ्लू के अंदर छुपे हुए डिफरेंट और चीज़ें मौजूद हैं। देखिए एक मैंने, क्योंकि मुझे एक बात याद आ रही है कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, वीडियोस ऐसी बड़ी मिल जाती हैं जिसमें छींकने से उसकी बाकायदा एक ऐसे कैमरों से रिकॉर्ड की जाती है कि उसके ज़र्रात कितनी दूर तक पहुँच सकते हैं। हम कभी ख्याल नहीं करते। हम अगर एक बिस्तर पर बैठे, एक सोफ़ा सेट पर बैठे, अगर छींकते हैं तो वो 6 फुट तक जो है वो उसके ज़र्रात जाते हैं। और यही फ्लू के जो ज़रात होते हैं जो एक फैमिली में लगते हैं, फ्रेंड्स के साथ लगते हैं, या हमारे हाथों को टच होते हैं। हाथ हम साबुन से धोना बंद कर दिया है, कम कर दिया है। एक ज़माना था कि हम मार्केट से साबुन गायब हो गए थे और बड़ा जनाब वो किया जा रहा था, तो अब हम इतने केयरलेस हो गए। क्यों भाई? हमें सफाई में, फिर तीसरी मरतबा कह रहा हूँ, सैनिटाइजर शॉर्ट हो गए थे पूरे पाकिस्तान से। वो पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां कैसा कैसा लिक्विड जिसमें से वो अल्कोहल टाइप की स्मेल भी नहीं आती थी, तो वो भी बेच रहे थे और हम लोग खरीदे जा रहे थे। इस कदर सख्ती हो गई थी। SOPs का ख्याल रखना ये बुनियादी ज़रूरत है। आप अपनी, मैं वही बता दोबारा सेकंड टाइम, एक नॉर्मल था, फिर बीच में एबनॉर्मल हो गया सब कुछ कोविड की वजह से, अब एक न्यू नॉर्मल बन गया। न्यू नॉर्मल में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, सफाई का ख्याल रखना, इस तरह के जितने SOPs हैं उसका अमल दरामद करते रहना होगा। ये अवाम ने छोड़ दिया है, ऐसा नहीं करें। फ्लू का जिक्र बार बार इसलिए हो रहा है कि उसके लिए भी एहतियात करेंगे तो इसी फ्लू के अंदर छुपे हुए बहुत से वेरिएंट आगे आएंगे जो कि वायरल हैं और होंगे। ठीक। अच्छा अख्तर भाई ये बताएं कि हुकूमत को किस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए या किस तरह की सख्ती जो है वो दिखानी चाहिए लोगों को SOPs फॉलो करवाने के लिए? देखिए बात यह है कि हमें कब शऊर आएगा। मैं प्रॉब्लम यह है कि क्या सिर्फ डंडा लेके खड़ी रहेगी हुकूमत? हमें हुकूमत की ज़िम्मेदारियां अपनी जगह मौजूद हैं। उन्होंने, देखिए अब आप, मैं अप्रिशिएट करूंगा सिंध गवर्नमेंट को कि सिंध गवर्नमेंट ने, हालांकि कराची को बदनाम किया जा रहा है कि जी कराची शहर में सबसे पहला था, ठीक है था, मगर आप देखें कि 33 केसेस यहाँ पर आए और 33 से अब 48 तक चले गए हैं। मगर आप इस्लामाबाद, यहाँ की पॉपुलेशन तो देखें, पॉपुलेशन के हिसाब से 48 अगर केसेस पॉजिटिव हैं तो इतना बड़ी बात नहीं है, मगर हमें एहतियात करनी है। मगर अगर इस्लामाबाद, बताइएगा कि यहाँ पे इन केसेस की तेजी से ना बढ़ने की वजह से, मतलब जो नहीं बढ़े उसमें अवाम का कोई किरदार बताएं या कोई हुक्मरानों का किरदार बताएं। मुझे तो लगता है ये सारा कुदरत की वजह से केसेस बढ़े। देखिए वो तो कुदरत पर सबके साथ है, पाकिस्तान में या पूरे मुसलमान उम्मे, वो तो जो मुसलमान नहीं है उनके साथ भी है। मैं बता रहा हूँ ये तो देखिए वो तो एक है। मगर मैं जो कह रहा था कि जैसे आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के जो DC हैं तला साहब, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला फ़ौरन। उन्होंने गुलशन ब्लॉक 7 के अंदर, जहाँ पर एक ही फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली में ज़्यादा केसेस थे, जो कि तकरीबन 12 केसेस वहाँ पर थे, और फ़ौरन स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। तो इसीलिए मुझे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, बल्कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अंडर द सिंध गवर्नमेंट आती हैं, तो सिंध गवर्नमेंट के अच्छे इकदाम आते हैं। आप कंपेयर करें, इस्लामाबाद में जो है इस वक्त 48 तकरीबन जो है केसेस आ गए सामने। अच्छा, पंजाब के अंदर जो 49 थे और 66 हो गए। अब आप देखें तकरीबन अभी, बल्कि अभी कल की जो मैं ख़बर देख रहा था उसमें 84 केसेस जो है इस्लामाबाद में आ गए। कल की खबर है, जो कि DHO जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की स्टेटमेंट है, तो यकीनन हमें उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो कहने का मकसद है कि क्या इस्लामाबाद की पॉपुलेशन और कराची की पॉपुलेशन में फ़र्क है या नहीं है? तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस्लामाबाद में केसेस ज़्यादा हैं, या लाहौर में 49 प्लस केसेस हैं, सिर्फ लाहौर शहर में वो ज़्यादा हैं। सही, बिल्कुल सही है। मुल्क भर में 550 से ज़्यादा। तो ये ज़रूर ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कराची से ही है ये और कराची में ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। जो भी ओवर पॉपुलेटेड
सिटीज़ हैं वहाँ पर है। ओवरऑल हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, मगर असल तो आवाम की जिम्मेदारी है। अच्छा, अगर हाँ प्लीज़ कंटिन्यू। जी, अगर देखिए, मैं छोटी सी एग्जांपल है, हर बंदा ड्राइव करता है, चाहे बाइक पे हो चाहे वो गाड़ी पे हो। अगर एक सिग्नल पर ट्रैफिक पुलिस के 4 या 6 लोग खड़े हों हर सिग्नल के सामने, वो उनको डिसिप्लिन सिखाएं, रोकें। अगर वो नहीं है तो सिग्नल तोड़ के चले जाते हैं। डिसिप्लिन वो होता है जो अंदर से हो। अगर मुझे एहसास है लाइट रेड हो गई, मुझे ब्रेक लगानी है, तो इसी तरह से आपको अवाम को एहसास होना चाहिए, अपनी सेहत का आपको खुद ख्याल करना चाहिए। ठीक है, वो आप जिस शऊर की बात कर रहे हैं, अगर वक्ती तौर पे हम आपको कहें कि जनाब वो इन 22 करोड़ 24 करोड़ लोगों में आप जो ढूंढ रहे हैं वो नहीं है फिलहाल सब में, आपको मुश्किल से अगर मिलेगा भी तो शायद कोई 50 लाख लोग मिल जाए, 1 करोड़ लोग मिल जाए। बाकी 21 करोड़ का क्या करना है? वो उनको शऊर आने का, उनके अंदर ये फिक्र पैदा होने का हमें इंतज़ार करना होगा, या उनके लिए हुकूमत को कोई थोड़े से सख्त अल्फाज या डंडा दिखाना पड़ेगा? जी, वो डंडा भी दिखाया जाता है, सख्ती की भी जाती है, जैसे आपने फरमाया कि सिम बंद होने के डर से, सैलरीज की डर से, किसी न किस तरीके से वैक्सीनेशन हुई, लिहाजा अब तो कम से कम रियलाइज़ कर लेना चाहिए। बाकी जो 7 करोड़ आवाम बचती है, जो एलिजिबल है, उस एज ग्रुप में आती है जिसको वैक्सीनेशन करानी चाहिए, वो करा लें खुद ब खुद। कम से कम गवर्नमेंट की सख्तियों से कम ये तो हुआ कि 50% एलिजिबल पॉपुलेशन ने करवा तो ली, तो ये भी एक कामयाबी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है देखा जाए तो इसी लिहाज से हमें चाहिए। दूसरा ये है कि हमारे जो बच्चे हैं तालीमी इदारों में जाते हैं, हमने ये नोट किया है बीइंग माहिर तालीम भी, के वालिदैन उनका ख्याल नहीं करते। स्कूल अगर सख्ती करता है तो मास्क होता है उनके पास, वो लगा लेते हैं, या आज भी स्कूल प्रोवाइड कर रहा है, गेट पर रखा हुआ है मास्क रख के पैकेट्स दे रहे हैं वो। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। आवाम को चाहिए कि अपने बच्चों का भी ख्याल करें। एक न्यू नॉर्मल में क्यों हैबिट्स क्यों नहीं मतलब हाइजेनिक हैबिट्स क्यों नहीं अडॉप्ट करते हम लोग? हमें करनी चाहिए ताकि जो है हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। और हमें ज़ाहिर है कि जीना इसी कोविड टाइप की वायरल डिजीज़ दिन ब दिन बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरह से हम एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, जिस तरह से हम मेडिसिन्स लेनी पड़ रही हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमें इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, ऐसी ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए जो कि हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर करें, ठीक है, और सेहतमंद ग़िज़ा लेनी चाहिए। तो ज़ाहिर है फिर बच्चों के साथ बच्चों को इस तरह की लाइफ स्टाइल से बनाना चाहिए कि वो सेहतमंद उसमें रहें, ठीक है, तालीमी इदारों में जाएं। अब देखें ना, तालीमी इदारों से कितने आउट ऑफ स्कूल बच्चे हो गए थे। अब ये नया एक कंटोनमेंट का सिलसिला आया है, ऐसे तो खैर आउट ऑफ टॉपिक है, बट कोविड के असरात तो वहाँ हैं ना। अच्छा, हमने इस हवाले से बात करनी है, आज ही प्रोग्राम में हम इस बारे में बात करेंगे कि आखिर ये कोविड की वजह से या नई लहर के खौफ की वजह से स्कूल्स वगैरह तो बंद नहीं होंगे दोबारा, क्योंकि बच्चों का स्कूल में जाना ये भी एक बच्चे करियर के तो है ना, इस वायरस को मतलब एक बच्चे से लेके आप पूरे घर तक जो है वो पहुंचा सकते हैं। बच्चों को सारे प्यार करते हैं, सारे उनके साथ। तो खैर इस हवाले से हमें बात करनी है। एक छोटा सा वक्फा बीच में आ गया दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के हवाले से। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अख्तर अराई साहब, आप माहिर तालीम हैं और इसके साथ साथ तज्ज़ियाकार हैं, और इसी हवाले से हम आपसे जो है मालूमात हासिल कर रहे हैं। अच्छा अख्तर भाई, हम वक्फे से पहले SOPs के हवाले से बात कर रहे थे कि जो SOPs हैं उनको फॉलो करना जो है ना, ये एक बड़ा अहम काम है। अवाम को आपने कहा कि थोड़ा शऊर होना चाहिए ताकि इन्हें पता हो, हम सबको पता हो कि हम अगर मास्क लगा रहे हैं या हाथ बार बार धो रहे हैं या मतलब सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसका असल मकसद क्या है। तो उस शऊर का या तो हम इंतज़ार करें अवाम में कि वो खुद ब खुद करें, या फिर हुकूमत जो है वो थोड़ी सी सख्ती करे और डंडा दिखाए। ये भी हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे। आपको लगता है कि ये जितने कॉन्सर्ट्स वगैरह हो रहे हैं या ये कुछ बड़े बड़े मॉल्स, बड़े जो दफातर हैं, उनके अलावा जो सदर वाली मार्केट्स या छोटी मार्केट जो हैं या जहाँ पे आवाम का हजूम रहता है, वहाँ भी मास्क वगैरह इसी तरह फॉलो किया जाता है? वहाँ भी दरवाजे पे सैनिटाइज़र
मौजूद है, गार्ड जो है वो आपको सैनिटाइजर लगा के फिर अंदर जाने दे रहा है, ऐसी सूरत हाल है क्या? देखिए बेसिकली जो तो बड़े बड़े मॉल्स हैं या एक स्टैंडर्ड की मार्केट्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, या बड़ी बड़ी दफातर हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, वहाँ पर तो मास्क कंपलसरी है। मगर जब हम बाज़ारों की बात करते हैं, शादियों की बात करते हैं, पब्लिक गैदरिंग्स की बात करते हैं, कॉन्सर्ट्स या जो भी इस टाइप की चीज़ें आपने देखा कि ये क्योंकि दिसंबर का महीना वैसे ही शादियों का महीना होता है और बहुत ज़ोर शोर से लोग उसी पुरानी लाइफ में चले गए हैं। जैसे कि मैं तीसरी मरतबा कह रहा हूँ कि जो नॉर्मल एक हमारा 2019 से पहले का था, यानी कि उस जो कोविड से बिफोर तरीके का था, हम उसी पे चले गए। हालांकि इस बात को क्यों नहीं हमें समझ में आता, ठोकर खा के भी इंसान ना समझे। हमारे करीब, जैसे आपने खुद फरमाया कि पहले तो दूर दूर के केसेस थे, मगर बाद में हमारी फैमिलीज़ के लोगों की डेथ हुई है। फैमिलीज़ के लोग भी जो है वो विद इन एक्सटेंडेड फैमिलीज़ केसेस आए। इतने करीब आ गया था कोविड कि हमने अपनी आंखों से देखा, इस अवाम ने अपनी आंखों से देखा। आप खुद भी गुजरे हैं इससे? जी बिल्कुल, मैं खुद गुजरा हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत शुरू से वैक्सीनेशन करवाई और हमने पूरी फैमिली की कराई, क्योंकि मेरे तालीमी इदारे में भी 100% जो है, और हम तमाम तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन कराई। क्योंकि देखिए, जब ठोकर खा के भी हम ना सीखें, हमें शऊर ना आए, हमें समझ ना आए, तो फिर क्या बात है। अब मैं वो बता रहा था कि एबनॉर्मल हो गया ड्यूरिंग द कोविड, अब न्यू नॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं है। पुराने तरीकों पे नहीं जाना चाहिए कि जी हम गले मिल रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। न्यू नॉर्मल क्या है, जरा समझाएं तो सही जरा हमारे प्रोग्राम का। न्यू देखें, बेसिकली न्यू नॉर्मल टर्म एक दुनिया भर में यूज़ की जा रही है। जो हमारे रहन सहन के तरीके थे, जो एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल होता था, उस लाइफ स्टाइल को इस वबा के बाद हमें चेंज करना है। ठीक है ना। हमें कम से कम यही सबक सिखा गई, या हमने सबक जिन लोगों ने सीख लिया, जिन्होंने बहुत अच्छा किया, और जो नहीं सीख पा रहे, जिनमें शऊर नहीं है या समझ नहीं है, दानिश नहीं है कि भाई हम इतनी ठोकर खाने के बाद, इतने करीबी रिश्तेदारों को खोने के बाद अब हमें कम से कम अपनी लाइफ स्टाइल को देखें। हमारे मज़हब में अगर देखा जाए तो वो तो 1400 साल पहले ही सेहत के लिए बताया गया कि हमारा निस्फ ईमान है, हमारा ईमान पूरा नहीं होता उससे। तो इसका मकसद क्या है, दुनिया में जितनी भी बाशऊर कौमें हैं या मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं या एक जदीद साइंस है, हाइजीनिक लिविंग स्टाइल को वो प्रमोट करते हैं। तो हम क्यों नहीं अपने हाइजीनिक लिविंग स्टाइल को अडॉप्ट करते? हमें अपनी आदतों में वो तरीके क्यों नहीं इख्तियार करते जो सेहतमंद रहने के तरीके हैं? हम खाना खाते हैं आज, वो भी जायके के चक्कर में खाते हैं। ठीक है, हम कभी भी न्यूट्रिशनल यानी उन चीज़ों को नहीं देखते कि हमारे ग़ज़ा के अंदर वो कौन सी चीज़ें मौजूद है जो हमारी बॉडी को चाहिए। हमें ये नहीं पता कि हम फैशन तो कर लेते हैं, हम मेकअप तो कर लेते हैं, हम कभी भी क्या अपने हाथों को साबुन से धोते हैं? क्या हम ये 1 मिनट तक वॉश करते रहते हैं? क्या हम वो पूरे तरीके कार अख्तियार करते हैं? क्या हाइजीनिक रहने से ये न्यू नॉर्मली तो है कि हमें सेहतमंद तरीक़े कार लाइफ के अंदर अडॉप्ट करना है, SOPs को फॉलो करना है। जैसे कम से कम इस वक्त मास्क ज़रूरी है। एक काफ़ी बात हुई फ्लू के लिए, फ्लू टाइप की जो भी वायरल डिजीज़ होती हैं, आपको मास्क पहनना वैसे ही 24 घंटे चाहिए। हाँ सही है, जिसको भी हल्का सा फ्लू हो या कुछ थोड़ी सी तबीयत में थोड़ी ख़राबी लगे तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ उसे जो है वो हाथ वाथ नहीं मिलाना चाहिए, मास्क इस्तेमाल करना चाहिए और कुछ अरसे के लिए अपने आप को क्वारंटीन मतलब थोड़ा सा अलहदा कर लें। जैसे तबीयत संभलती है आप फिर या फौरी तौर पर टेस्ट करवाएं और चेक करें कि क्या है ये, तो किसी दूसरे तक तो नहीं आप पहुंचा रहे। अच्छा, ये तो हमने इस हवाले से बात की। 2021 में भी हमने लॉकडाउन देखा, 2020 में भी लॉकडाउन देखा, और अब जो असल खौफ है, एक फ़िक्र है, वो ये है कि क्या 2022 में भी तो हमें लॉकडाउन से नहीं गुजरना पड़ेगा? क्योंकि लॉकडाउन जो है वो किसी भी सूरत जो है वो अवाम को, मुल्क को किसी भी एतबार से एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मजबूरी की हालत में हमें सब कुछ बंद करना पड़ सकता है कि ठीक है, इसी बहाने लोग घरों से मत निकलें, ना दफ्तरों के लिए जाएं, ना स्कूल्स के लिए जाएं, ना दुकानों के लिए जाएं, ना बाज़ारों के लिए जाएं, ना काम के लिए जाएं, घरों में बैठे रहें।
तो 14 दिन बंद रहेगा, सारा कुछ कम मिलेंगे और ये वायरस फैलेगा नहीं, जिनको है वहीं पे ख़त्म हो जाएगा वायरस। बिल्कुल, देखिए पहली बात तो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या सूबाई हुकूमतों की ये पॉलिसी इस वक्त नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि उसके माशी नुकसानात या बहुत से जो नुकसानात देखे गए, तो अब स्मार्ट लॉकडाउन की टर्म जो है प्रैक्टिकली की जा रही है। जैसा कि कराची शहर के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के एक गुलशन इकबाल एक टाउन के अंदर एक ब्लॉक, यानी कि एक छोटे से ब्लॉक के अंदर जहाँ ज़्यादा थी वहाँ उन्होंने लॉकडाउन किया गया। उसका प्रॉपर 30 को नोटिफिकेशन निकला और इसीलिए मैं अप्रिशिएट भी कर रहा था सिंध गवर्नमेंट को। और वहाँ पर उन्होंने उनको बाहर निकलने से, उनको टेक अवे मंगवाने से, मुख्तलिफ़ चीज़ों से सब मना कर दिया, बल्कि वहाँ ये हिदायत दी गई SHO को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, कि उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी उनके करीब पहुँचाएँ, यानी कि ना उनको बाहर ना निकलना पड़े। और 14 डेज़ का वहाँ स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। इसी तरह से इस तरह के इक़दाम तो मुमकिन हैं और किए जाएंगे, और लॉकडाउन कुली तौर पे पूरे शहर में मुमकिन नहीं होगा। और दूसरी ये है कि अब हमें शऊर आ जाना चाहिए, हम खुद भी एहतियात करें, क्योंकि अगर हम खुद एहतियात देखें, एक अगर इलाके के अंदर प्रॉब्लम होता है तो उसके नुकसानात जो है पूरा शहर बर्दाश्त नहीं कर सकता। ख़ास तौर पे जो दिहाड़ीदार हैं या जो छोटे बिजनेस हैं, माइक्रो लेवल के बिजनेसेस हैं, वो तमाम लोग नुकसानात बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कैसे ज़रा माश कमाएंगे, ठीक है ना, बहुत से क्योंकि मामलात हैं। इसी तरह तालीमी इदारों को बंद नहीं किया जा सकता। जहाँ स्मार्ट लॉकडाउन होगा वहाँ तालीमी इदारे भी बंद होंगे। तो इस तरह से स्ट्रेटजी नज़र आती है गवर्नमेंट की। हम नहीं देख रहे कि 2022 के अंदर कोई प्रीवियस टाइप का कोई एक्सरसाइज की जाएगी। स्मार्ट लॉकडाउन यूनियन काउंसिल के लेवल पर या किसी ब्लॉक या किसी छोटे से एरिया को सील करने का पॉलिसी तो गवर्नमेंट की मौजूद है, नज़र आ रही है। और अल्लाह ना करे कि हमारा लॉकडाउन बड़े लेवल पर हो। इसमें अवाम ही को साथ देना पड़ेगा, एहतियात करनी पड़ेगी, अपना ख्याल रखना पड़ेगा, ताकि जो है हमारे दूसरे पड़ोसी जो दूर के लोग हैं वो हमारे किसी ख़ास मखसूस एरिया में फैलने की वजह से उनको मुतासर ना हो किसी। सही। अच्छा, दुनिया भर में जैसे मैं बात करूं, अगर यूके की बात करते हैं हम लोग, इन्होंने अपनी तरफ से बेहतरीन जो वैक्सीन थी, जो अपने इनके स्टैंडर्ड्स इन्होंने बनाए कि ये फलानी वैक्सीन जो है ये हम करवाएंगे, हमारी पूरी नेशन जो है उन्होंने वो वैक्सीन करवाई और उसको बेहतर तस्वर भी किया जा रहा था। मास्क वास्क पहनने के हवाले से हमने ये भी देखा कि बड़ी जिम्मेदार कौम है वो। अगर कोई आम आदमी या कोई शहरी जो है बगैर मास्क के अगर फुटपाथ पे भी चल रहा है तो उसको वो इशारा करते हैं, हेलो भाई मास्क पहनो। तो मतलब उन लोगों में इतना तेजी से कैसे फैल रहा है? और मतलब अगर उस हिसाब से देखा जाए, शऊर के हिसाब से, तो फिर तो हमारे यहाँ तो मिलियंस में हो चुके होने चाहिए थे अभी तक। देखिए, बेसिकली ये असल में हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है हमारी कौम पर, हमारे मुल्क में। और इस तरह के क्योंकि देखिए क्योंकि वो पहले ही सेहतमंद तरीक़ों को अडॉप्ट करके बैठते। वहाँ तो अगर एक मक्खी भी पर मार जाए और वहाँ हो जाए तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। यानी कि ये रिसर्च बताती है कि वहाँ पर थोड़ा सा भी डर्टी या डर्टनेस या थोड़ी सी इस तरह की अनहाइजीनिकल थोड़ी सी चीज़ें आ जाती हैं तो वहाँ उनको प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो एक सेहतमंद माहौल में रहते रहे। मगर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इम्यून सिस्टम हमारी कौम का अच्छा है, हमारे यहाँ के रहने वालों का, पाकिस्तानियों का, या जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, उसकी वजह से हमने ये महसूस किया कि अगर बचे हैं हम लोग तो अल्लाह ताला की मेहरबानी करम से और इम्यून सिस्टम बेहतर होने की वजह से। इम्यून सिस्टम हमारा कैसे बेहतर है? ना हमारी अवाम को जो है वो बुनियादी तौर पे वो जो बुनियादी ग़िज़ा है वो उन्हें मुयस्सर है, ना वो उस तरह। मुझे नहीं लगता कि 22 करोड़ लोग जो हैं वो हफ्ते में एक दफ़ा भी फल खाते होंगे। ठीक है, देखिए इम्यून सिस्टम देखिए हमारे अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में ऐसा निज़ाम दिया है कि अगर आपने महसूस किया होगा कि फॉर एग्जांपल, अब मैं किसी अखवानी की बात नहीं करूँगा, मगर कोई एक ऐसा भी शख्स होते हैं जो कि कचरे के ढेर से उठा के खाते हैं बेचारे। अब वो फूड एक्सपायर हो चुका है, गल चुका होता है, अगर हमारे जैसा खाएगा तो फूड पॉइजन हो जाएगा फ़ौरन। मगर उनका जो निज़ाम में हाजमा है वो किस तरह से बर करता है। एक एग्जाम्पल है, हमारी बॉडी शेप अप हो जाती है, उसको रेजिस्ट करती है, हमारी
अंदर से वो एक एंटीबायोटिक वर्ड यूज़ कर लेता हूँ कि अपनी कुदरती एंटीबायोटिक जो है वो इम्यून सिस्टम उसको फाइट करता है, तो वो हमारा एक्टिव रहता है हमेशा के लिए। और उनका उतना एक्टिव नहीं रहता है क्योंकि उनकी बॉडी को रेजिस्ट करना नहीं पड़ता। तो हमारे पास तो देखिए पानी, कराची में देखें आप कहाँ का पानी पीते हैं, आप खुराक कैसे खाते हैं, ये सारी चीज़ें मजमूई तौर पे अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर, तो हम लोग ऐसी चीज़ें खा पी रहे होते हैं कि हमारी बॉडी ही हमें जो है उसके आगे जो है वो रेजिस्ट करती है और वो एक्टिव रहता है इम्यून सिस्टम, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। उसी की वजह से जो आपने इशारा यूके का किया, उसी वजह से शायद या अल्लाह ताला की करम है हम पर, हमारी कौम पर करम नवाजी हो सकती है, मगर अल्लाह ताला ने ये बिल्कुल फरमाया है जदोजहद करो, नवाला मुंह में बना के तो नहीं डाला जा सकता। बिल्कुल सही है। और वैसे भी कोई बहसियत कौम भी हमारे कुछ ऐसे मामलात नहीं है कि अल्लाह ताला जो है वो हम पे कोई हमेशा रहम रखे। मतलब जो हमारी हरकतें हैं, मतलब माफ़ी चाहता हूँ, जूते पड़ने चाहिए। जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म साहब ये उन्होंने फरमाया कि जो करप्शन है वो ये पूरी कौम जो है उसका सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे, और जिनसी जराइम से निमटना और ये सारा कुछ। खैर, एक वक्फा है जनाब, वक्फे के बाद आपकी खिदमत हम दोबारा हाजिर हो रहे हैं और बात करेंगे उन प्यारे बच्चों के हवाले से जिनके बारे में हमने वैक्सीनेशन का भी सुना था, उनकी तालीम के हवाले से कि क्या कहीं उनके वे दोबारा से स्कूल्स वगैरह बंद तो नहीं हो जाएंगे। एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में हम कोरोना वायरस के न्यू वेरिएंट ओमिक्रॉन के हवाले से बात कर रहे हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अख्तर अराई साहब। अख्तर अराई साहब, हम वैक्सीन के हवाले से तो बात कर रहे हैं कि 7 करोड़ लोगों ने अभी तक वैक्सीन लगवाई है और तकरीबन इतने ही लोग हैं जिन्होंने अभी वैक्सीन लगवानी है। हम ये भी साथ साथ सुन रहे थे कि बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है, तो या लगाने का सिलसिला जो है वो शुरू किया गया है। तो वो किस उम्र तक इन्होंने अभी तक वैक्सीन लगाई है और कौन से बच्चों को भी वैक्सीन लगवानी चाहिए? देखिए, वैसे एलिजिबिलिटी तो 12 ईयर प्लस तक के बच्चों के लिए ये दुनिया भर में ये प्रैक्टिस की जा रही है और लगाया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो पहले 18 था और 18 से 17 और नीचे की तरफ स्कूल, स्पेशली सेकेंडरी स्कूल्स और हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर भी वैक्सीनेशन शुरू की गई। मगर उसमें कुछ एक तो प्रॉब्लम ये था कि उसके अंदर जो वैक्सीनेशन मखसूस जैसे फाइज़र की वैक्सीनेशन है वो रिकमेंड की गई थी कि उससे दूसरी नहीं लगाई जाएंगी, क्योंकि जो टेस्टेड थी या जिनके असरात का पता था कि इसके नेगेटिव असरात नहीं होंगे, बाज़ अफवाहें भी उड़ी। तो बहरहाल गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उसको रिलैक्स किया कि इसको स्टेप बाई स्टेप हम जो वैक्सीनेशन की गई है इसकी स्टडी, इसकी रिसर्च सामने आनी चाहिए, इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी सामने आने चाहिए। उसके बाद जो है हम इसको बूस्टअप करेंगे, मींस के तेज़ करेंगे इस कैंपेन को। वैक्सीनेशन होगी तो ज़रूर, क्योंकि जितने भी अभी दायरे के 17-16 साल के बच्चों को की जा रही है, इससे कम बच्चों को फिर की जाएगी, तो होनी तो है। और इसी में वो पॉपुलेशन जो आपने जिसका जिक्र किया कि वो भी इसमें शामिल है। तो जहाँ तक इसके असरात जैसे कि कोविड के भी आप या ओमिक्रॉन की बात कर रहे थे, इसके असरात जैसे आपने कहा लॉकडाउन की बात है, लॉकडाउन के साथ फिर तालीमी इदारों का लॉक होना, क्लोज़ होना भी बड़ी अहमियत का हामिल है। हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सूबाई हुकूमतें इस बात को रियलाइज़ कर चुकी हैं कि एजुकेशन बहुत नुकसान हुआ है, लर्निंग लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं, बच्चे घर में बैठे ओवर एज हो गए हैं। अब यह है कि तालीमी सिलसिला भी जारी रहेगा और साथ में वैक्सीनेशन भी होगी, और जो उस एज ग्रुप में आते हैं वो तालीमी इदारे ही रियलाइज़ कर चुकी है गवर्नमेंट के तालीमी इदारे ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम इस अवेयरनेस को प्रमोट कर सकते हैं, बता सकते हैं, लिहाजा तालीमी इदारों को बंद नहीं किया जाए। जैसे कि अफवाहें थी लास्ट डेज़ में इसी ओमिक्रॉन को लेकर कि मौसम सरमा की छुट्टियां नहीं होंगी बल्कि स्कूल बंद होने जा रहे हैं शायद, ये दिसंबर की अफवाहें थी। बाद में फिर जब ये चीज़ें अनाउंसमेंट्स हो गई कि नहीं सिर्फ समर वेकेशंस होंगी, विंटर वेकेशंस होंगी, तो फिर जो है आवाम को ये पता चला कि नहीं तालीमी इदारे बंद नहीं होने जा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 है, सिंध के अंदर तालीमी इदारे खुल चुके हैं, आज पहला दिन है। और उसी तरह से आपने देखा कि इसी दौरान एक मीज़ल्स की इंजेक्शन लगाने का एक कैंपेन थी, उसमें भी तालीमी इदारों ने फैसिलिटेट किया, वहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें आईं, काफ़ी हद तक अच्छा रिज़ल्ट रहा। इस तरह से एक
मेरा ख्याल टैबलेट थी जो कि पेट में कीड़ों की वजह से वो भी हुई। तो तालीमी इदारे तो एक फैसिलिटेशन का काम कर रहे हैं, मगर ये है कि हम रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है तालीमी इदारा, मगर एक जगह पर जो है ग्रुप में बच्चे आते हैं और फिर यह है कि कम से कम और नहीं तो जैसे हमारे तालीमी इदारों ने एक नई चीज़ बड़ी शुरू की है कि वो हेल्थ एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। अभी तमाम तालीमी इदारों के अंदर हाइजीन के बारे में, मास्क पहनने के बारे में, SOPs के बारे में डेली क्लासेस होती हैं, प्रमोशन हो रहा है। यानी कि हर पीरियड में हर टीचर आके जो है ना कोई 2 मिनट बात करती है। अब उसका क्या फ़ायदा हुआ कि अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, नई नस्ल को अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। और इस तरह से सेहतमंद तरीके, हैंड वॉश बाकायदा हर घंटे के बाद हो रहा है, अभी भी हो रहा है तालीमी इदारों में। हो सकता है जो लेस प्रिविलेज एरिया के तालीमी इदारे हैं उनके पास साबुन ना हो, क्योंकि हुकूमत जो है उनका सपोर्ट तो कर नहीं रही। ठीक है, वो तो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, वहाँ पानी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। सर वहाँ पे तो आई बिलीव टीचर्स भी नहीं होंगे और स्टूडेंट्स भी नहीं होंगे, तो इसलिए यकीनन तालीमी इदारे जो हैं जो सर्विसेज कैटेगरी में 5,000 से कम फीस लेते हैं अर्बन एरियाज़ में, और रूरल एरियाज़ में जो 3-3.5 हज़ार से कम फीस लेते हैं वो सर्विसेज कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट सेल्फ दो वो एक बच्चे पे ऑन एवरेज 5,000 रुपये खर्च करती है, सिर्फ सैलरीज की मद में। बिल्डिंगें उनकी फ्री हैं, ठीक है, सिर्फ सैलरीज जो स्टाफ को जाती है वो एक तालिब इल्म जो गोश्त तालिब इल्म हो, चाहे वो एक दिन हफ्ते में आता हो या टीचर वहाँ पढ़ाता हो या ना पढ़ाता हो, पानी वहाँ अवेलेबल हो या किताब अवेलेबल हो या ना हो, मगर उस पर 5,000 रुपये मिनिमम गवर्नमेंट के ख़जाने से ख़र्च हो जाता है सिर्फ तनख्वाहों की मद में। मगर उनको शाबाश है, उनको उनके थैंकफुल होना चाहिए आवाम को और ख़ास तौर पे हुकूमत को आर्टिकल 25A के होते हुए कि वो 2-3 हज़ार के अंदर बच्चों को मुनासिब तालीम मैट्रिक सिस्टम की देते हैं। कैमिल सिस्टम थोड़ा महंगा है, ज़ाहिर है कि वो अपर क्लास उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो इस लिहाज से तालीमी इदारे हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, शऊर क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए तालीमी इदारों का खुला रहना बहुत ज़रूरी है। अभी हाल ही में आपने देखा कि 2-2.5 महीने पहले एक इदारों ने, इंटरनेशनल इदारों ने बताया था कि 2 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल हो गया था, जो 5 करोड़ बच्चा पहले नॉर्मल डेज में जाता था। ठीक है, जब भी दोबारा से अभी कोई 5-6 महीने स्कूल पहले खुले तो बच्चे दोबारा स्लो आने लगे कि ऐसा ना हो दोबारा बंद हो जाए। जैसे दिसंबर से पहले फिर ये टेंशन आ गई थी कि शायद बंद हो जाएं, तो अब ये है कि बहाल होते होते वो बच्चे वापस आना शुरू हो गए हैं। अच्छा अख्तर भाई, मौसम सरमा की छुट्टियां, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो जब हम स्टूडेंट्स हैं तब भी छुट्टियों के बारे में बड़ा हमें वो रहता था कि छुट्टियां कब हो रही हैं, कितनी छुट्टियां हो रही हैं, इंतज़ार करते थे। खैर, तो मौसम सरमा की छुट्टियां ऐसी होती है कि सर्दी बड़ी तेज़ होती है, ज़्यादा होती है, तो ज़रा बच्चे घर पे रहें, उन्हें होमवर्क वगैरह दिया जाता है। छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, सर्दी और तेज़ हो गई, अब क्या होगा? देखिए मौसम बदल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें ग्लोबली आप जो फैक्ट्स उसके हैं, अब उस पर तो एक अलग प्रोग्राम हो, मगर जो मौसम बदल रहा है उसके असरात तो आएंगे। अब देखा कि पहले पंजाब में 2.5 महीने की छुट्टियां होती थी। देखिए एक विंटर एरियाज़ हैं, विंटर एरियाज़ का अलग तरीक़ेकार है। जो समर एरियाज़ हैं वहाँ पर समर के अंदर जो ज़्यादा छुट्टियाँ होती थी, विंटर की वहाँ कम होती हैं। तो अब ज़ाहिर है कि जनवरी में ये तो पहले से फोरकास्ट था, जो कि आपने देखा कि वफाकी हुकूमत पिछले दिनों में ये सोच रही थी कि बजाय हम दिसंबर के हम छुट्टियां जनवरी में करें। ये अच्छा आइडिया था, ये आइडिया तो बेहतर था, मगर देखिए एक तो बड़ी अच्छी बात यह है कि इस बार जो तालीमी सेशन है, वो सेशन जो तालीमी इदारों में 8 क्लास तक था, वो माशाल्लाह अच्छे तालीमी यानी कि एजुकेशन के जो महीने होते हैं वो सेशन, उसके अंदर जो है वो अच्छा एक तकरीबन 5 महीने से वो 6 महीने से पढ़ा रहे हैं। और इस दफ़ा तो जैसे गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि कोई शॉर्ट सिलेबस नहीं होगा, 9 और मैट्रिक का, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का पूरे सिलेबस से एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। गो के सिंध गवर्नमेंट तो अभी शायद लेट ही एग्ज़ाम्स लेगी, मगर पंजाब गवर्नमेंट ने तो अभी अनाउंस किया है हाल ही में कि अप्रैल से नया सेशन शुरू करेंगे। उनके पास टाइम कम है, सिंध गवर्नमेंट शायद मई के बाद शुरू करे। और अब यह है कि मगर वो शॉर्ट नहीं करेंगे, तालीमी नुकसान की रियलाइजेशन हो चुकी है। अब एक ख़तरा और मंडला रहा है, वो जो कंटोनमेंट एरियाज़ हैं, जैसे कि पूरे पाकिस्तान में 42 कंटोनमेंट एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ रेजिडेंशियल एरियाज़ है। वैसे कंटोनमेंट्स तो 53 से अबव हैं, ज़्यादा हैं, मगर यह है कि जो कंटोनमेंट के अंदर स्कूल बंद होने वाले हैं
बंद कर दिए जाने वाले हैं, वहाँ पर कोई अभी तक बंदोबस्त नहीं किया गया, जिसके अंदर तकरीबन जो है वो 40 लाख बच्चा स्कूलों में पढ़ रहा है। ओके। अब ये 40 लाख बच्चे के ख़तरे में आ गया है। अब उनका ये नारा है कि जी स्कूल जो है वो हमें मतलब घर के करीब चाहिए, ठीक है, हमारा स्कूल जो है घर से दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो बड़े मसाइल है, क्योंकि कंटोनमेंट से बच्चे बाहर निकल के कहाँ पढ़ेंगे। इसके लिए हुकूमत को चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चाहिए कि नज़रसानी करें। अभी मज़ीद 2 साल का टाइम कम अज़ कम उनको दे दें, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अभी 5 को ये परसों जो है वहाँ पर रिव्यू पिटीशंस दायर कर दी गई है। उसके लिए भी हमें उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, वो गौर करेंगी कि कंटोनमेंट के जो बच्चे हैं वो जो है किस तरह से जो है अपने तालीमी सिलसिला जारी रखें। पहले ही तालीमी नुकसान कोविड की वजह से आ गया। अब ये है कि अब ये अगर 40 लाख बच्चा फिर आउट ऑफ स्कूल हो गया तो बड़ा और प्रॉब्लम हो जाएगा। लिहाजा ये जो है हुकूमत पाकिस्तान तालीम को एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच जनाब अख्तर अराइन साहब, आप तशरीफ़ लाए। और ये बात बिल्कुल सच है कि तालीम जो है वो हमारी तालीमी निज़ाम के हवाले से काम करना ये हुकूमत की पहली तरजीह होनी चाहिए, और इस चीज़ का इन्होंने वादा भी किया था। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आखिरी साल जो है इसमें शायद कुछ इस हवाले से संजीदगी दिखाएं। बाकी कोरोना वायरस के हवाले से हम सबको संजीदगी दिखाने की ज़रूरत है, और ज़िम्मेदारी के साथ जो एहतियाती तदाबीर है उनको अपनाने की ज़रूरत है। एक वक्फ़ा है, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो एक और मौजू पर बात कर रहे होंगे। हमारे साथ एक और मेहमान भी मौजूद होंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो गए, और यहाँ पे हम बात करेंगे मिनी बजट के हवाले से या महंगाई के तूफ़ान के हवाले से। महंगाई पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है। मुझे याद है कि चंद साल पहले तक जब हम प्रोग्राम में बात किया करते थे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मसला है, जो माहिरीन जो बताया करते थे, वो तालीम का मसला हुआ करता था, वो सेहत का मसला हुआ करता था। मगर इस वक्त तालीम और सेहत, अपने बुजुर्गों की सेहत हो, अपनी सेहत हो या बच्चों की तालीम हो, इससे ज़्यादा जो हमारे लिए फ़िक्र की बात है वो महंगाई है। क्योंकि महंगाई हमें किसी चीज़ के काबिल रहने ही नहीं देगी अगर महंगाई में हम फंसे रहेंगे तो महंगाई में खैर मुसलसल इजाफा होता आ रहा है, और गुज़श्ता साल तो वो सारी जो हदें थी वो पार हो गई। अभी मैं आपको बता दूं कि मिनी बजट जो है, जिसका आपने जिक्र सुना भी है, उसकी एक जो खुशखबरी वो ये है कि जनाब 4 रुपये पेट्रोल पे और बढ़ गए। माफ़ी चाहता हूँ इस लफ्ज़ के लिए, मगर कुछ दिन पहले वो 4 रुपये कम किए गए थे पेट्रोल में, और फिर वो कुछ दिन के बाद उनसे वापस उन्होंने कहा नहीं, ये 4 रुपये बढ़ा देने चाहिए। आखिर ये चीज़ें महंगी क्यों हो रही हैं? एक और मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 150 से ज़ायद अशिया जो हैं वो ऐसी हैं जिनके ऊपर सेल्स टैक्स की मद में जो छूट दी गई थी उसको ख़त्म कर दिया गया है, या उनकी जो सेल्स टैक्स है उसकी शरह 17% कर दी गई है। अब इसकी मद में जो पैसा हुकूमत के ख़जाने में आएगा वो है 343 अरब रुपए। अब वो 343 अरब रुपए का जो ख्याल है इनका, उससे क्या फ़ायदा होगा? ये अवाम जो अपनी कमर तोड़ रही है महंगाई की वजह से, जो टूट रही है इनकी, इससे क्या मजमूई तौर पे मुल्क को कोई फ़ायदा हो सकता है? इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब नदीम मौलवी साहब। आप एक तजज़ियाकार हैं, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। तबीयत कैसी है? तबीयत आपको पता है, पोल्यूशन भरा हुआ है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह पे। ये तो है। और दूसरी जानिब महंगाई, तीसरी जानिब जो माहौल ऐसे बन जाता है कि आदमी रात सोचते सोचते सोता है। हाँ, और फिर कोरोना की अन्नी और फिर एक खौफ आ जाता है, अब छींक भी आती, कहीं कोरोना तो नहीं है जनाब। तो मतलब एक खौफ सा। मैं अक्सर कहता हूँ कि नज़र से नहीं, नज़रिए से देखिए। अभी बजट का ही देखें, जितने भी हमारे सियासतदान 70 सालों में गुजरे हैं, बड़े माशाल्लाह बड़े पहुंचे हुए इकोनॉमिस्ट हैं, मगर उनका नज़रिया हमेशा सियासी होता है, अवामी नहीं होता। जब आप बजट बनाए ना, अगर अवाम के नज़रिए से बनाए तो मैं समझता हूँ इन 70 सालों में महंगाई ख़त्म हो जाती। मगर बनाया जाता है कभी IMF के नज़रिए से,
कभी सियासत के नजरिए से। सही। क्योंकि आपने जो इंट्रो में बात की बिल्कुल सही बात कही कि अब तो लोग कहते हैं तालीम छोड़ो यार, पहले पेट तो रोटी तो आ जाए। जनाब बिजली का फिक्र होती है, कहीं ये ना हो कि बिल ना दे, बिजली काट के कोई चले जाए। पानी तो आता ही नहीं है, अगर आ गया तो खुशनसीबी है। गैस, उफ, तो गैस एक बड़ा अच्छी एक वीडियो वायरल हुई थी, आपने देखा, जो पेरेंट्स और सारी फैमिली तालियां बजा रही है, वो हमारे यहाँ गैस आ गया। तो अब वो ऐसा हो गया, ऐसा गैस का सुन के मैं भी कितना खुश हुआ। बड़ा खुश होते हैं जी, गैस आ गया। पहले के जमाने में पानी की लाइन में खड़े होते थे, गरीब इंसान कहता था कि पानी, अब अमीर इंसान इंतजार करता है गैस आया, गैस आया। तो किन किन बातों भाई, पे गंदम की कतारें हमने देखी, हमने बिजली के बिल जमा कराने की कतारें वो तो देखी ही देखी, मगर वाकई ये गैस वाला जो मामला है ना, बस ये सिलेंडर जहां मिल रहे हैं उन दुकानों के बाहर भी जो है कतारें लगना शुरू हो गई। फिर खुशखबरी जनाब, सिलेंडर की कीमतों में कमी, एलपीजी की कीमतों में कमी। मुझे समझ में नहीं आता कि पहले हम 100 रुपए पे रोते हैं, फिर 150 रुपए कीमत कर देते हैं, फिर कहते हैं जनाब खुशखबरी 10 रुपए कम कर दिया। अब 100 रुपए पे रोए या 140 पे रोए, समझ में नहीं आता। हम मासूम तो नहीं कहीं ज्यादा, अब हम बड़ी मासूम हो गई है। अच्छा, हमारे जो सियासतदान है वो भी बड़े मासूम है। वो कहते हैं थोड़ा सा हमने बजट बढ़ा दिया, कौन सा बड़ा कमाल हुआ। अच्छा, अब आप देखिए कि जो बजट बना रहे होते हैं ना, ये अपना नजरिया जब पेश करते हैं तो पूरे सियासी नजरिया होता है। कहते हैं हम इसको टैक्स नेट में लेने वाले हैं और मुल्क का तरक्की होगा। जनाब, टैक्स नेट में ले लें, सब कुछ कर लें, अच्छी बात है, मुल्क को टैक्स के बगैर तो चलता नहीं है। सही है, सही है, मगर हमें ये देखना पड़ेगा कि आपकी आवाम, देखिए हम अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ इस्लामाबाद में जब जाता हूँ कि आप लोग जब सियासत कर रहे होते हैं या कोई बजट बना रहे होते हैं ना, आप लोग कराची को देखते हैं, इस्लामाबाद को देखते हैं, लाहौर को देखते हैं। आप कहते हैं सर इनके पास बहुत पैसा, सर गड्डियां नू देखो ना सर, 4-4 करोड़ की गड्डियां। जाहिर है जो एमपी एमएनए आते हैं वो 6-6 करोड़ की प्राडो में आते हैं। मगर ये पाकिस्तान नहीं है, ये लोग एक हिस्सा है पाकिस्तान के। ज्यादातर हिस्सा कौन से लोग हैं? वो जो गांव देहातों में रहते हैं, ठीक है, जो कि सुबह उठते हैं ना तो उनकी परेशानी क्या होती है कि जनाब रोटी, कपड़ा, तीसरा मकान। अक्सरियत तो ऐसी ही लोगों की है, अक्सरियत ऐसे ही है। मगर हमारे यहाँ जो आवाने बाला पे बैठे हुए हैं ना लोग, उनके नजरिए में आप जब उनसे बात करें, यार क्या मौलवी साहब आप टैक्स वैक्स की बातें करते हैं, ये देखें वो देखें, गाड़ियां देखें, हमारी गाड़ियों के सेल्स के नंबर देखें, गाड़ियां, तब ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब को भी जाती इसी तरह से कि सर इनसे पैसे निकलवाएं। क्योंकि ऐसे ही लोगों के इर्द गिर्द तो प्राइम मिनिस्टर साहब रहते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब के इर्द गिर्द ऐसे लोग रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं। कोई आम गरीब आदमी वो अगर उनके इर्द गिर्द हो तो शायद उनके जो कोर इश्यूज हैं आवाम के वो उन तक पहुंचे, उन्हें पता हो। एनीवे, ये जो मिनी बजट है जी, ये वाकई कोई मिनी हार्ट अटैक की तरह ही है या कुछ अकलमंदी से बना हुआ ये बजट है? ये देखिए इनके नजरिए से देखे तो बहुत अकलमंदी से बना। अच्छा, उनके नजरिए से देखे, सियासतदान के नजरिए, हाँ, ठीक है। अवाम के नजरिए से देखे तो अवाम कहते हैं मरता क्या ना करता। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि देखिए 8 लाख बच्चे पाकिस्तान में मरते हैं, 5 साल की उम्र तक नहीं पहुंचते, और उनमें से तकरीबन 1,70,000 बच्चे वो होते हैं जो मैल न्यूट्रिशन से मरते हैं, यानी कि खुराक ना होने की ग़िज़ाई किल्लत की वजह से, ग़िज़ाई किल्लत की वजह से 1,70,000। आपके यहाँ 29,000 सिर्फ कोविड पे मरे, पूरे पाकिस्तान में शोर उठा, बिलियंस ऑफ डॉलर का वहां पे आपने इंजेक्शन वगैरह सब कुछ। मैं कभी कभार सोचता हूँ कि यार ये जो 1,70,000 बच्चे मरते हैं, इनका दर्द क्यों नहीं होता लोगों में? या आज तक शायद ये मीडिया पे नहीं आया इस वजह से कि मैल न्यूट्रिशन से कितने बच्चे मरते हैं, कितनी औरतें मरती हैं, कितनी माएँ मरती हैं। तो अब बात, मैं इसलिए ये बातें आज टीवी पे कर रहा हूँ ताकि जो सुन रहे होंगे ना, जो इस्लामाबाद में बैठे, उनको पता लगे कि गुर्बत है। गुर्बत, ये जो आप देखते हैं ना एहसास प्रोग्राम में जो लोग आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो किसी ज़माने में कहते थे कि यार हमारी बेइज्जती होगी अगर हम जाएंगे खैरात मांगने।
कभी चीपा की लाइन में जाके देखिएगा, अब कौन लोग जाते हैं वहां पे खाना खाने? ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स, हाँ। प्यून, हाँ, क्लर्क्स, ये वो लोग थे जो कहते थे नहीं साहब ये हमारा हिस्सा नहीं है, ये तो वो गरीबों को दो। अगर वो मजबूर बेचारे करें तो क्या करें? ये बात वो ये 15,000, 18,000, 20,000, अभी अब सिक्योरिटी गार्ड को देखें। मैं आपको बताऊं, मैं जब इनके बारे में सोचता हूँ ना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तो मुझे बड़ा दुख होता है। उनकी इतनी मुख्तसर सी तनख्वाह होती है सिक्योरिटी गार्ड की, क्योंकि कंपनी से हो सकता है उन्हें पीछे से 25,000 मिल रहा हो, उनकी कंपनी को, सिक्योरिटी कंपनी को 20,000, 22,000, 30,000, 35,000 भी मिल रहा हो। उस गार्ड के हिस्से में 15, 16, 18, 20,000 से ऊपर नहीं आ सकता। और 20,000 रुपये में वो एक शख्स जिसकी ड्यूटी आवर्स जो हैं वो शायद वाली बात है कि 16 घंटे हों, 12 घंटे हों, 18 घंटे हों या 24 घंटे भी हों, ठीक है, और वो वहाँ पे बेचारा ऐसे खड़ा, वो घर पूरा करेगा, बच्चों के अखराजात पूरे करेगा, उनकी तालीम के अखराजात पूरे करेगा, किराए के घर का वो देगा, बिजली का किराया देगा, गैस जो नहीं आ रही उसका बिल देगा। ये मतलब कौन कौन से मामलात बेचारा देखेगा वो? अब फहीम भाई अब आते हैं बजट के ऊपर, ये किस तरह से गरीब आदमी को इम्पैक्ट करती है। अगर आप गैस महंगी करते हैं ना, ठीक है, और आप पेट्रोल महंगा करते हैं, तो सबसे पहले तो पेट्रोल की तरफ आते हैं। जो गंदम आती है ना जो फसलों से, वो गाड़ी में ही आएगी, ट्रकों में आएगी, ठीक है जी। तो ट्रक जो है वो डीजल इस्तेमाल करेंगे, वो डीजल महंगा होगा तो उस गंदम के ऊपर वो कीमत डालेंगे, वो जाएगी कारखाने में पिसेगी, वहाँ पे बिजली महंगा होगा तो वो बिजली की कीमत जो महंगी हुई है, सिर्फ जो महंगी हुई है उसकी कॉस्ट भी डालेंगे, ठीक है। वो कॉस्ट के बाद वो जो सुजुकी पिकअप में जो गाड़ियाँ आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर वाले ले जाते हैं, वो भी पेट्रोल महंगा होगा तो वो उसकी महंगाई भी उसमें डालेंगे, ठीक है। दुकानदार के पास जाएंगे तो दुकानदार के पास जो बिजली महंगी होगी वो उसके भी डालेंगे। नहीं, ये जो बिजली एक जगह महंगी हुई थी ना, वो 4 जगहों पे उसका इम्पैक्ट आता है। और पेट्रोल और डीजल जो एक जगह महंगा हुआ था, यानी कि जहाँ पे उगाया हमने और जहाँ तक मुझे और आपको मिलता है वो सब, फिर वो बन जाता है एक छोटी सी दुकान, एक पठान की दुकान ले लें, जहाँ पे 10 रुपए का पराठा मिलता था एक ज़माने में और 10 रुपए की चाय, आज वो पराठा और चाय 100 रुपए का हो गया। सिर्फ बिजली की कीमत और पेट्रोल की कीमत। अब हम आटे की तरफ तो आ ही नहीं रहे, गंदम की तरफ नहीं आ रहे। ना मैंने फर्टिलाइजर की बात की, किसान की जो मुश्किलात है, ना ट्यूबवेल की बात की मैंने, ठीक है ना जी, और ना ही कि किसान ने जो बीज खरीद के लगाया, इतना अरसा उसके ख्याल रखा, उस किसान को तो बेचारे को इतना मिलता भी नहीं है। ये महंगाई का पूरा एक साइकिल होता है। फिर उसके बाद हम ये कह देते हैं कि जनाब कोई ना कोई, जैसे अभी बच्चों की चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा दिया, दूध के ऊपर, वो कहते नहीं जनाब हमने इम्पोर्टेड दूध पे लगाया। साकिब निसार साहब ने खुद ने कहा था जब वो चीफ जस्टिस थे कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 6 से 7 कंपनियां हैं जो कि सही दूध फराम कर रही हैं। हर माँ बाप, गरीब हो या कोई भी हो, वो अपने पैदा जब बच्चा होता है ना, पहले तो कोशिश करता है कि माँ का दूध मिले, मगर माँ बेचारी हमारे मुल्क में इतनी कमजोर है कि बच्चा पैदा करते करते मर जाती है, सिर्फ पैदा करते हुए। हाँ, आधी माएँ तो अपना दूध नहीं पिला सकती बच्चों दूध को। नहीं पिला सकती, मतलब पिला नहीं पाती, चाहती तो है। अब दूसरी बात, अगर दूध के लिए जाते भी है कहीं पे भी, कोशिश ये करते हैं कि अच्छा दूध पिलाएं, हाँ, क्योंकि छोटे बच्चा जो है हर किस्म का दूध हजम नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है। मजबूरी के तहत, कोई खुशी से कोई लग्जरी आइटम नहीं है, और ये ब्रांडेड दूध मजबूरी है उनकी, ये मजबूरी है। अब वो दूध वो अब जब खरीदने जाएगा वो दूध हो गया महंगा, अब या तो वो बच्चा बीमार होगा जो कि सही दूध नहीं पिएगा, वो जाएगा कौन सा मुफ्त इलाज कराने। सर देखें, माफ़ी चाहता हूँ बात काट रहा हूँ आपकी, इस बात पे तो वैसे अखलाकी तौर पे मतलब शर्म आनी चाहिए इन लोगों की। या तो आप गैर मुल्की चीज़ जो बंद कर रहे हैं, जिसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, जो हमारी मजबूरी और ज़रूरत बन चुकी है, उसके मुकाबले की या तो आप हमारे यहाँ पे एक चीज़ खड़ी कर दें। ये बहुत, अगर आप नहीं उसके बराबर कोई चीज़ तैयार कर पा रहे तो फिर आप उसके ऊपर टैक्स क्यों लगा रहे हैं? ये मेरा यही बात है जो कि मैं चाह रहा हूँ कि लोग समझें। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो टैक्स लगा रहे हैं
ईमानदारी से इनको कहें कि कसम खा के बोलें कि जो दूध ये आवाम को देना चाह रहे हैं अपने बच्चों को पिलाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं पिलाएंगे ना। देखिए, तो गरीब आदमी भी कुछ भी कर लेगा, मर भी जाएगा ना, अपनी औलाद के लिए करता है वो। अब वो महंगा होते जा रहा है। चले दवाइयों के ऊपर आ जाते हैं। सर मैंने देखा है कि बस अल्लाह ताला रहम करे उन हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों पे जो अपने बच्चों को गुर्बत की वजह से ये टी वाइटनर होते हैं ना, ये पिला रहे हैं दूध के उनका पेट भरने के लिए। अब ये हालत हो गई। अच्छा, अब ये महंगाई को ख़त्म कैसे कर सकते हैं? दो ही सूरत हाल है, क्योंकि एक दफ़ा एक चीज़ महंगी हो जाती है वापस कोई कम नहीं करता। आप टैक्सेस जो है ना कम कर लें, वापस ले लें। अब लोग कहते हैं कि टैक्स वापस ले, मुल्क कैसे चलाएं? मुल्क चलाने के लिए आपको एक नई तश्कील देनी पड़ेगी, नई पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। पॉलिसी क्या? मैं बताता हूँ, एक इदारे के ऊपर 50 इदारे हैं। ठीक है, ठीक है, कोई भी आप ले लें, कोस्ट गार्ड है, नेवी है, ठीक है, उसके बाद एक मतलब कोई भी आप ले लें, FIA है, नैब है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, 150 तो हमारे पास हर चीज में। कैबिनेट ले लें, प्राइम मिनिस्टर साहब की 50 से ऊपर जा रही है माशाल्लाह से। FBR ले लें, हर आदमी। अच्छा, ये क्या होता है? ये नुकसान सिर्फ तनख्वाहों का नहीं है, ये सारे जो महकमे पे जब रिटायर्ड होते हैं ना, अरबों रुपयों की पेंशन आती है। और फिर क्या है कि आपको मुल्क को क्या हो रहा है, आपका मुल्क जो है ना उस पर दबाव आते जा रहा है। मैं अक्सर कहता हूं कि सिर्फ एक इदारा स्टील मिल जो है ना, उसकी वजह से कितना बड़ा बोझ था एक पूरी सरकार के ऊपर ना, कि उनकी तनख्वाहें, उनके सारी मराहत मामलात जो है वो सारे देखने पड़ रहे थे। स्टील मिल तो दूध देने वाली गाय थी, ठीक है ना जी। वो स्टील बनाते हैं, स्टील बेचते हैं। आज पाकिस्तान में स्टील की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जितनी स्टील कंपनीज हैं आप देख लें, पब्लिक लिमिटेड कंपनी देख लें, उनके उठा के बैलेंस शीट, वो तो सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डिमांड ज़्यादा है। मैं अगेन कहता हूँ, महंगाई कंट्रोल उस वक्त होगी जब हम अपने, यानी हुकूमत अपनी जैसे कहते हैं ना, खुद की वो क्या कहते हैं, स्क्रूटनी करना शुरू करें। ठीक है, कि हम कौन से, देखिए दो चीजें बहुत अच्छी की उन्होंने कहा जी $200 से ऊपर जो मोबाइल फोन है उन पे टैक्स लगा। बिल्कुल सही किया, सही है, ठीक है, कोई एतराज ना आवाम ने किया ना मैं कर रहा हूँ, यहाँ बैठे मैं तारीफ कर रहा हूँ, अच्छी बात है, लग्जरी आइटम्स हैं ये। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब जो इम्पोर्टेड ड्रामे वगैरह आते हैं उन पे टैक्स लगाया। बिल्कुल अच्छा, तो पाकिस्तानी ड्रामे एक से एक बनते हैं। बिल्कुल सही है। वही पाकिस्तान ड्रामे बनाता था PTV के, जो दुनिया देखती थी। नदीम भाई, मैं इंतहाई माजरत चाहता हूँ, ये बड़ी आप खूबसूरत बात जो है बता रहे हैं, जिसको मैंने अभी काटा है, और मेरे नाजरीन भी जो है वो इस वक्त मुझ पे ऐसे करके देख रहे होंगे। एक वक्फा आ गया जनाब, और कोई बात नहीं थी, एक वक्फा है। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, और यही से हम बातचीत का सिलसिला जो है दोबारा शुरू करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज इस वक्त हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं मिनी बजट के हवाले से, और ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं। टैक्सेस में जहां कुछ इजाफा हुआ है उस हवाले से बात हो रही थी। वक्फे से पहले नदीम साहब आप ये बता रहे थे कि जो लग्जरी आइटम्स हैं, ठीक है, उन पे तो टैक्स बढ़ाएं, उस पर कोई इशू नहीं है। ऐसे आपने कहा कि $200 से ज़्यादा महंगा जो मोबाइल है, या जो महंगे महंगे मोबाइल हैं या इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स हैं, जो वो बाहर से अगर आप मंगवा रहे हैं अपनी लग्जरी के लिए, तो उनके लिए आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और हुकूमत ने सही काम किया, देखिए जहाँ पे सही किया हम हुकूमत के साथ खड़े हुए। मगर बच्चों की दवाइयों के बारे में क्या कहते हैं, जिसके ऊपर से कीमतें बढ़ाई हैं? दवाइयों के ऊपर ये जुल्म है, जुल्म है, ठीक है। दुनिया भर के अंदर बच्चों की दूध और दवाइयाँ पहले तो जो अच्छे मुल्क है वो मुफ्त देते हैं, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। दूसरी जानिब टैक्स नहीं लेते हैं। तीसरी जानिब जो बुजुर्ग होते हैं उनके वो टैक्स नहीं पे करते। चाहे अब यहाँ तो बुजुर्ग 60 साल का हो, सेविंग डिपॉजिट में अपने जाके पैसे जमा करता है, वो भी टैक्स देता है। यानी सारी उम्र, अब वो रिटायर्ड हो गया 70 साल का, उसने नेशनल सेविंग में पैसे डालूंगा, वहां पे भी उनसे टैक्स लिया जाए। 70 साल के आदमी को तो मुफ्त दे देना चाहिए। तो ठीक है, तो निजाम जो है थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, निजाम को बदलना पड़ेगा। देखिए, ठीक है। और सर टैक्स किस किस पे आयद करना चाहिए हमें? देखिए, जो लग्जरी आइटम्स हैं, जैसे कि आपका क्या जानवरों के खाने पीने, कुत्ते का खाना आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है,
वो तो यहाँ बन सकता है। ठीक है, बन सकता है, मगर वो भी इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, मैं आपको सर बिल्लियों का लिटर, वो जहाँ पे वो पॉटी करती हैं, उसके लिए जो मट्टी आती है बाहर से, वो बाहर से आती है। ये तो जुल्म है, जुल्म है ना? देखें ये सारी चीजें। अच्छा, मेकअप का ये जो सामान होते हैं, देखें ये एक लग्जरी है, हमारी खवातीन का कुदरती हुस्न है। ठीक है, फिर भी एक लड़कियां हैं, औरतें, हर एक का दिल होता है तो आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की तरफ आए, उसको बेहतर बनाएं। ठीक है, और नहीं भी आता है तो फिर आप टीवी में वो सिस्टम लेके आए। वो एक आपके पास, पाकिस्तान हुकूमत के पास अपना चैनल है, पाकिस्तान टेलीविजन। उसमें देखिए उनको कोई कमर्शियल की मोहताजी नहीं है। उनके चैनल को प्रमोट करना चाहिए सिंप्लिसिटी, कि जनाब मेकअप की जरूरत नहीं है, खूबसूरत ड्रामे बनाएं, ये सब चीजें। अब देखिए अब वो जमाना आ गया, हमने क्या किया, शुरुआत किसने की थी इंपोर्टेड ड्रामे की? अर्तुगरुल, पाकिस्तान नहीं, प्राइवेट टेलीविजन। चैनल से आया अर्तुगरुल तो बाद में अभी चला है। देखें जो ट्रेंड बना, पहले हाँ, प्राइवेट सही। चैनल कर रहे थे, मगर वो ट्रेंड बनाया किसने? अर्तुगरुल ने। ठीक है, उसने एक है। अलग स्टैंडर्ड सेट अब किया हर है। आदमी कहता है यार अर्तुगरुल जैसा और कोई ड्रामा हम इंपोर्ट करते, ठीक है। क्योंकि बिलियंस ऑफ रुपए का उसने पैसे कमाए। ठीक है, मगर मेरी एक गुजारिश है हुकूमत से कि हम अर्तुगरुल से अच्छा ड्रामा बना सकते हैं। हम अच्छा बनाते थे, आपको याद होगा एक जमाने में ड्रामे आते थे, वारिस, अंकल उर्फी, 50-50, इंतजार फरमाइए, अलिफ नून, ये वो ड्रामे थे जो मजाया भी थे, मगर आज भी अगर आप देखें उनमें एक मैसेज होता था। अच्छा, ड्रामाज हमारे आज भी किसी दुनिया के किसी मुल्क की इंडस्ट्री के ड्रामा से कम नहीं है। ड्रामा हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारे फनकार बहुत आर्टिस्ट, अच्छा मैं काम आपको कर रहे बताऊं, हैं। पाकिस्तान के आर्टिस्ट लोग, इंडिया वाले हमारे आर्टिस्ट ले जाते हैं। हाँ। क्यों? वी हैव एवरीथिंग। बात सिर्फ ये कि हुकूमती पॉलिसी, अच्छा, तो ये लग्जरी है, इसके ऊपर जो है वो टैक्स लगना चाहिए, इट्स फाइन। लग्जरी पे आप लगाएं, हुकूमत के साथ देंगे। ठीक है, और किस चीज पे टैक्स नहीं होना चाहिए? हुकूमत को कौन सी अपनी जो मतलब जो टैक्स के हवाले से पॉलिसीज हैं उनको पाकिस्तान की सोचने तकदीर जरूरत है। बदलनी है ना फाइन, हाँ। तो एग्रीकल्चर ग्रोथ की तरफ चले जाओ, यहाँ किसानों को खुश कर दो। मैं खुदा की कसम कहता हूँ कि यहाँ पे तब्दीली आ जाएगी। आपको पता है एक ज़राई यूनिवर्सिटी है हमारे, और उसका भी क्या मयार है वो आपको मैं पता है? अभी इसी पे आ रहा था। आ रहे थे, फिर मशीनरी जो है इसके बारे में बताएं जरा मुझे। देखिए बात वो ये है, लोग कहते हैं हम किसानों को खुश कर रहे हैं, किसानों को खुश कर रहे हैं। नंबर पहली बात, बैंकिंग सिस्टम कितने गांव देहातों में है? एक, ये स्टेट बैंक खुद बताएगी, अभी तक ज्यादातर बहुत दूर दराज गांव देहातों में बैंक्स नहीं है। अच्छा, उनके बंदे जाते हैं मगर बैंक नहीं है। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम को शुरू करें, जो कि वो मिले, बात करें कि जनाब आप अपने पैसे हमारे यहाँ रखवा दें, हम आपको जो है ना सूद पे देंगे या कर्जा देंगे। एक, दूसरी बात, किसान आज भी उसके पास कोई ऐसी इक्विपमेंट नहीं है जो हम कहते हैं जदीद किस्म के एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स जो होते हैं। उसकी वजह क्या? आज भी ट्रैक्टर से लेके हर चीज महंगा। नहीं तो मशीनरी बाहर से इंपोर्ट भी तो हो सकती है दुनिया भर से, मतलब अरे फहीम, दुनिया भर से इंपोर्ट हो सकती है, मगर इतना टैक्स लगा देते हैं तो सिवाय वडेरे के या बड़े जमींदार के कोई नहीं ले सकता। सर आपस की बात बताऊं, वो भी नहीं ले सकते, क्योंकि मशीनरी महंगी है और ड्यूटी इतनी ज्यादा है इसके ऊपर कि वो भी नहीं ले सकते। अगर वो ले रहे हो तो ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी पैदावार में फी एकड़ वो तो इजाफा हो। हमारे यहाँ ये इस बारे में आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो बीज है उस पे काम होने की जरूरत है, ड्यूटी, उसके ऊपर भी ड्यूटी है, और उसके ऊपर भी काम होने की जरूरत है। दुनिया भर से वो महंगा और अच्छा बीज जिससे आपकी पैदावार जो है वो एक ही फसल में जो है ना वो बढ़ के आ अरे सकती मेरे है। भाई, बीज जो है ना आप ज्यादा से ज्यादा किसानों को दो। ठीक है, ये ड्यूटियां इन चीजों के ऊपर से एग्रीकल्चर से टोटली जीरो कर दो, ये ट्रैक्टरों के ऊपर जीरो कर दो। ये किसान को आप जितना खुश करोगे। और दूसरी बात, पाकिस्तान में इतनी जरखेज जमीन है मगर क्या है, एग्रीकल्चर होता ही नहीं है, किसान को मिलता ही नहीं है जमीन। जमींदारों के पास जमीन है जहां पे वो फसल ही नहीं उगाते। हुकूमत को जहां देखिए, से हम 10 मन पैदावार ले रहे हैं ना किसी चीज की, दुनिया में
ऐसे बीज और ऐसी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं कि वो एक ही टुकड़े से, उतने ही टुकड़े से 50 मन ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मैं 5 गुना ज्यादा पैदावार हो रही है। मैं अगर ये हुकूमत को एक आइडिया देना चाह रहा हूं, जो कि इस वक्त वो थोड़ा सा सीख लें DHA से। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कहती है कि अगर जहां पे वो प्लॉट दिया है उसके अंदर अगर आप घर नहीं बनाते तो आपके ऊपर पेनल्टी मारी जाती है। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक ये है। DH है, माशाल्लाह, सही है, क्योंकि वो चाहते हैं एरिया को डेवलप करें। अच्छी बात है। वेरी सेंसिबल पीपल। क्या पाकिस्तान हुकूमत ये नहीं कर सकती कि अगर आपके पास जरखेज जमीन है और आप एग्रीकल्चर नहीं कर रहे, आपके ऊपर पेनल्टी मारेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, गुड है। तो अब यह जमींदार कहेगा यार वो पेनल्टी आ जानी है, चलो इसके ऊपर आलू उगा लूं। और ज़राई कुछ उगा जमीन लूं। को रहायशी जमीन में तब्दील करने वालों पे भी इसी वो तरह तो बनती जुल्म है। हाँ। आप, और दूसरी बात ये, किसानों को आप मुफ्त जमीन दे दें, मुफ्त जमीन दे दें। उसकी वजह क्या है कि ये इतना कमा के देंगे ना आपको कि आपके पास नंबर 1 खाने पीने की कभी किल्लत होगी नहीं। ठीक है, खाना जब आपके पास होगा ना तो फिर यह है कि आपके मुल्क स्ट्रांग होगा। इंडस्ट्री की तरफ बाद में आप आइए, गंदम आप बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, खुद भी खाएंगे। अब हर चीज, हम तेल क्यों महंगा होता है? हुकूमत पाकिस्तान 70 साल से बोल रही है कि जनाब हम जो है डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे पास सीड्स नहीं है। क्या कनोला के दरख्त हम नहीं उगा सकते? क्या अभी जाके हमने होश के नाखून लिया और हमने कहा जैतून के दरख्त लगा रहे हैं? अरे हम, अच्छा, ये क्रेडिट तो इस गवर्नमेंट को जाता है कि इन्होंने ये मतलब दरख्त लगाने के हवाले से एक नया शऊर जो है वो अवाम में ये जो है वो दिया है। अगर मैं कहता हूँ ये जो हमने जो अरबों दरख्त लगाए हैं, अगर वो दरख्त हमने सारे फलदार लगाए होते ना तो फिर 20 साल बाद हमारी सोच है, हमने दरख्त तो लगा दिए, देखिए हम बहुत अच्छा काम करते हैं मगर आगे का नहीं सोचते। जैसे हमने CNG कहा था कि जी हम CNG गाड़ियां लाएंगे, हमने आगे का नहीं सोचा था कि CNG शॉर्ट हो गई तो क्या होगा। जनाब, अगर हमने नारियल के दरख्त लगाए होते तो आज नारियल एक्सपोर्ट कर रहे होते। जंगलात में हम ऐसी चीजें लगाए, शहतूत के, हम बहुत से ऐसे दरख्त लगाते, हमने ऐसे दरख्त लगाए जिसके मेरे ख्याल से उसके कोई फलदार दरख्त तो है। अच्छा, नहीं, इस काम हो रहा है। मतलब अब देखें, ये मैं ज़ाती तौर पे बताऊँ, मुझे लगता है कि प्रोग्रेस है कि आप दरख्त नहीं थे, अब दरख्त हैं जी। ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा नहीं तो एक थोड़ा हिस्सा ही सही एक फ्रूट के दरख्त भी होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे इन्होंने पता नहीं कौन से मतलब लगा मेरे दिए। कहने का मकसद अगर आप गंदम की बात कर रहे थे, आप ये देखें कि इतनी मेहनत के साथ किसान जो है वो मतलब काश्तकारी करता है, सारी पैदावार आती है। एक खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 20 अरब रुपए की गंदम जो चूहे खा गए। ये अभी हिसाब किताब के दौरान जो है ना वो जवाब आया है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कि 20 करोड़ की गंदम जो है वो चूहे खा गए। मतलब बाकी चूहे खा गए हैं क्या? देखिए बात ये होती है, या चूहे खा जाते हैं या सड़ जाते हैं या इधर उधर चोरी हो जाते हैं, ये हकीकतें हैं। ये सारे मतलब सिर्फ चूहा नहीं होता, इसमें चोरी भी होती है, इसमें ख़राब भी हो जाता है। उसकी वजह क्या है? अब जाके कुछ अर्से पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि सिंध हुकूमत जो है वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके साइलोस बनाने वाले हैं। अच्छा, ये क्या होते हैं? ये एक ऐसा समझ लें, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर अगर आप अनाज रखते हैं तो 5 साल तक या 10 साल तक भी वो अनाज खराब नहीं होता। अच्छा, दुनिया के जदीद मुल्कों में वो बनाते हैं, पहाड़ जैसे होते हैं, बहुत पहाड़ जैसे, उसके आप कोई भी अनाज रखेंगे तो वो खराब नहीं होते। ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है। खुदा ना करे जंग हो जाता है, खुदा ना करे कहीं पानी नहीं है, सैलाब, मतलब कैसे भी सूरत हाल हो तो मुल्क अपनी अनाज हमेशा स्टोरेज रखते हैं। पाकिस्तान में 70 सालों पे इस पे किसी ने काम नहीं किया। अब जाके हुकूमत सिंध में कुछ अर्से पहले ये खबर आई थी, मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि अगर साइलोस बन जाएगा और वर्ल्ड बैंक की मदद से बना रहे हैं तो फिर तो ये मसले का हल होगा, वरना फिर ऐसी खबरें तो बचपन से हमने पढ़ते हुए आए। अच्छा ठीक है, ये बताएं नदीम भाई कि ये जो 17% तक जो टैक्स जो है वो उसकी शरह कर दी गई है, या जिन 150 चीज़ों की कीमत के ऊपर जो टैक्स था, टैक्स की छूट की मद में मतलब जो इन्होंने मामला दोबारा सेट किए हैं,
343 अरब रुपए हुकूमत के ख़जाने में आएंगे। वो 343 अरब रुपए का बेहतरीन इस्तेमाल क्या हो सकता है? अभी इन्होंने क्या सोच के ये प्लान किया है कि चलो इतने अरब जो है हमारे अकाउंट में आएंगे और उससे किस तरह हम मुल्क चलाएंगे, क्या फ़ायदा होगा मजमूई तौर पर मुल्क को? देखिए, मुल्क के अंदर अगर आप कोई चीज़ ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिससे आपको आमदनी हो तो आप 100 अरब रुपए उधार ले लें, ठीक है, मगर आप अपने अखराजात के लिए कर रहे हैं तो कुछ नहीं है। अखराजात क्या है वैसे? अखराजात जितनी आपके इदारे बनते हैं उनकी तनख्वाहें देनी पड़ती हैं आपको। ओके, ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, उसके अलावा जितने जो आप कर्जे लेते हैं आपको कर्जों की सूद, तीसरी जो अखराजात होती है जो आप लोग घड़ी घड़ी कहते हैं जनाब सुकूक बॉन्ड माशाल्लाह से कितने फ्लोट हो गए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी माशाल्लाह कितनी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत नहीं करते हैं, 7% शरई सूद दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा डॉलर पे। ये डॉलर की मोहब्बत है जो पाकिस्तान में आ रही है रेमिटेंसेस के जरिए से। अमेरिका में 0%, बरतानिया में 0.1%। तो भाई मैं अगर अमेरिका में पाकिस्तानी कमा रहा हूँ डॉलर तो 0% लूंगा, ये 7% लूंगा। सर, तुर्की की हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया है, अपने सारे शहरियों से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप डॉलर में किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करें, आप ना उनको ख़रीदें। आप जो इन्वेस्टमेंट करनी है, जो पैसा ज़ख़ीरा करना है, इकट्ठा करना है, आपने सेव करना है, वो लीरा में करें, उनकी अपनी करेंसी में। हमारे यहाँ पे आज भी हमने ये देखा है कि किसी आम आदमी को भी सेविंग करनी होती है ना तो वो भी जाके $50 लेके आ जाता है। उसकी वजह ये है, उसको पता है 100 रुपए का डॉलर 170 से 180, 180 से 200। वो कहता है सर जी मैंने अगर 10 साल पहले जो है ना मैंने 100 रुपए का 80 रुपए का डॉलर लिया होता तो आज तो डबल हो जाते हैं। ये तो स्टॉक मार्केट से ज्यादा सिक्योर्ड चल रहा है आजकल। देखिए, पॉलिसीज बदलना पड़ेगा। ठीक है, वो 343 अरब जो है वो कर्जा उतारने में काम आएगा। अगला कर्ज आइंदा हम कर्जे नहीं लेंगे या फिर उससे कुछ हमारे हालात में बेहतरी आएगी? क्या देखिए, हालात में बेहतरी उस वक्त आएगी जब मनी फ्लो चलेगा, मतलब अच्छा। पैसा हर हाथ में घूमेगा। अभी हर हाथ में नहीं घूम रहा है। आप जितना इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देंगे मसले मसाइल उतने बढ़ेंगे। स्टेट बैंक आप दे रहे हैं उनके हवाले, तो फिर जो एक शख्स की एक सोच होगी उसी नज़रिए से चलाएगा। ठीक है, शौकत तरीन साहब के खुद का कहने थे कि जनाब मैं तो ये चाहता था कि जीएसटी जो है ना बिल्कुल ना होने के बराबर हो। इनका अपना बयान है, ठीक है, मेरा बयान नहीं है, मगर वो कहें कि हम क्या करें, मुल्क कैसे चलाए, मजबूर है। जनाब ये बात बहुत अच्छी उन्होंने कही कि कम होने चाहिए, मगर दूसरी बात गलत कही कि हम कैसे चलाएं। Where there is a will, there is a way। अच्छा, एक वक्फा आ गया, आपने कहा मुल्क कैसे चलाएं। भाई हमारे पास दुनिया भर में तकरीबन 200 के करीब ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो अलग मुल्क है वो कैसे चला रहे हैं, और जो मुहज़्ज़ब मुआशरे हैं वो कैसे चला रहे हैं। जो मतलब हम माशरती उलूम की किताब पकड़ तो उसमें तो जनाब हम ख़जाने के ऊपर बैठे हुए हैं और ख़जाने के ऊपर भूखे बैठे हुए हैं, 2 रोटी के लिए परेशान बैठे हुए हैं। ये क्यों है? और ज़रा बाहर का मॉडल क्या कहता है इस हवाले से बताइएगा। वक्फा है जनाब, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफे में नदीम मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं हाल ही में आने वाले मिनी बजट के हवाले से और इस महंगाई के तूफान के हवाले से। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि मुल्क को चलाने के लिए वो जो 343 अरब रुपए जो ख़जाने में आने का अमकान है, जिसकी ये सारी तैयारी की गई है, जिसके लिए ये सारी महंगाई की गई है, उसके बाद आपने कहा कि तब भी हमारा मुल्क जो है उसके जो मसाइल हैं वो हल नहीं होंगे, जो हम समझ रहे हैं कि जनाब ये पैसे आ जाएंगे तो सारे मामलात हल हो जाएंगे। तो बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं वो कैसे मुल्क चला रहे हैं, उनके पास क्या मॉडल है जो हमारे पास नहीं है? आखिर कहीं ना कहीं तो वो सारी एक बेस लाइन होगी कि जिसके ऊपर चल के हम भी एक बेहतर तरक्की और तरक्की की जानिब जा सकते हैं, एक अच्छी मईशत की जानिब जा सकते हैं। देखिए, जो मुल्क तरक्की किए हैं और जो कर रहे हैं वो हमेशा मिक्स्ड इकोनॉमी के हिसाब से चलते हैं। यानी एक इदारा होता है उनका प्राइवेट, एक इदारा होता है गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट कमाएगा तो ही आप कर्जे दे सकते हैं, तभी आप इंटरेस्ट पे। अब हमारी गवर्नमेंट क्या कमा रही है? गवर्नमेंट के वैसे क्या सोर्सेस क्या हैं कमाई के? देखें, कमाई के सोर्सेस क्या है हमारे यहाँ? चालान, ये जो सड़कों में चालान हो रहा है
ये जो टैक्स, हाँ जी, जो मोटरसाइकिल पे पुलिस वाले चालान अच्छा, कर रहे हैं ट्रैफिक ना, पुलिस पार्टिसिपेट कर रही है इसमें? ये ओके। भी आपको हुकूमत के पास पैसे जाते हैं जनाब। ठीक है, जाने ठीक भी है? चाहिए। हाँ, इसके अलावा जो आप टैक्सेस दे रहे हैं, खाने पीने की बिस्किट खरीदते हैं उसके ऊपर आता है टैक्स, हर चीज पे टैक्स, ये सारे पैसे जाते हैं हुकूमत। ये रेलवे और एयरलाइन जो है ये क्या दे रही है हमें? हाँ, अब आते हैं बात, अब हम कमाने वाले बच्चे कौन से हमारे? हाँ, PI है, ओके, रेलवे, हाँ, PNSC, ठीक ठीक है, है, ऐसे इदारे जितने भी हमारे, ठीक है ना, OGDC, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे इदारे हमारे पास गिनती के हैं और वो भी हम बेचना चाह रहे हैं। वो इसलिए जो ना कमाने वाले- इसलिए ना कि वो जो कमाने वाले हैं वही वो हमसे ही खर्चा ले जाते हैं हर महीने। अब आ गई काम की बात, अब वो खर्चा क्यों ले जाते हैं? वही इदारे प्राइवेट मैं ले लेता हूँ, तो वो इदारा मैं कमा के वो 4 मिले और लगा लेता हूँ, जी। तो फॉल्ट और अगर सरकारी रहता है तो वो स्टील मिल की तरह जो है ना वो आपकी जेबें खाली किए जा रहा है। देखिए फॉल्ट किसके ऊपर हुआ? अब ये चैनल मैं किसी सरकारी इदारे को दे दूं तो ये नुकसान में चला जाएगा, प्राइवेट में होता है तो ये फायदे में, तो चलाने वाले का नुकसान है, चलाने बिल्कुल ठीक वाले ने है। गलत काम किया। हाँ। तो अगर आप इदारा नहीं चला सकते, आप मुल्क कैसे चलाएंगे? ये वही, इदारा तो आज तक कोई भी नहीं चला सका हमारे यहाँ, तो मुल्क भी अरे इसलिए नहीं ये चला सका। वो लोग हैं जिन्होंने कोविड के अंदर रिस्ट्रिक्शन करके लोगों को मतलब दुकानदार को कंट्रोल कर लिया था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। हमारे इदारे चलाने पे आए तो कोई 8 बजे के बाद कोई दुकान खुली नजर आती थी आपको? नहीं, कोई ऐसी दुकान थी कि जी बोले कि नहीं जी जनाब मैंने मास्क नहीं लगाना है, मैं कहता सब नहीं, मैंने दुकान बंद नहीं करनी, बंद नहीं हाँ। करना, ऐसे था। नहीं, इदारे चलाने पे आए, आप स्टील में चला सकते हो, आप दुकानें, जब आप दुकानों को बंद कर सकते हैं, आप उसकी महंगाई भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसकी प्राइस लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, आप उस- रेलवे की बात करते हैं, देखें रेलवे जो है पाकिस्तान रेलवे, अगर कि भी आपका लाहौर से कराची या कराची से लाहौर या कहीं भी ट्रेन पे आने जाने का इन गुज़श्ता की एक मैं दो जाता सालों ही के ट्रेन में हूँ, मैं Good. आपको बता दूं। आसानी से टिकट मिल जाती है आपको? देखिए इतना रश होता है, आपको सीट नहीं मिलती है उसी वक्त अगली ट्रेन की, यानी कि आप सवारियां जो है वो बाकायदा ट्रेन पूरी भर के जा रही है और उसके बावजूद नुकसान में जा रही है। ये क्या मैं बात है? आपको बताऊं, बात की ये ना एक्सपेंडिचर्स, हमारा रेलवे इस वक्त आप जाके देख लें, मेरे साथ चले अभी कैंट स्टेशन, आपको टिकट जो है ना बड़े मुश्किल से मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब फुल जा रहे होते, फुल नहीं तो 75% तो इनके सीट्स भरे हुए होते हैं। ठीक है जी, आजकल हर आदमी जो है ना वो कहते हैं यार ट्रेन से ही सफर करते हैं। ठीक है, मगर क्या है, ट्रेन के हादसात ज्यादा हो रहे हैं। ट्रेन के ऊपर जो है ना आप देखिए एक्सपेंडिचर्स, रेलवे की जितनी भी एम्प्लॉयज है जनाब, मैं आपको अगेन बता दूं, अगर इस मुल्क को तरक्की साथ होंगे, ठीक है, एक प्राइवेट का एक गवर्नमेंट का। ठीक है, प्राइवेट अपनी मनमानी कीमतें नहीं कर पाएगी, ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी, तो फिर हुकूमत भी तरीके से रेट फिक्स कर सकती है। ठीक है, आज आप अपने तमाम हुकूमती इदारे बंद कर दें, आज आप स्टील मिल खोल दें, आपके जो प्राइवेट स्टील मिल एसोसिएशन वाले हैं ना अपना रेट गिरा देंगे। आज आप सीमेंट इंडस्ट्री लगा दें गवर्नमेंट की, सीमेंट इंडस्ट्री वाले अपना रेट गिरा देंगे। सर देखें आपकी बात तो बड़ी सही है कि हम जितने वो जो कमाऊ पुत्र हैं, हाँ। ठीक है, उनको जरा सेट कर दें, सेटल हो जाएं वो, तो फिर वो कमाई आप तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी और बाहर की जो आपको महंगी चीज़ें आपको खरीदनी पड़ रही हैं या जो रेट्स हाई हो रहे हैं वो भी एक कंपटीशन की वजह से बेहतर हो जाएगा। मगर आप जिनको तैयार करने का सोच रहे हैं वो तो हमेशा से ही खसारे में रहते हैं और उनको खसारे से नहीं निकाल पा रहे हैं हम लोग। PIA हो गया, मतलब अब एयरलाइन है, दूसरी एयरलाइन है, जो प्राइवेट एयरलाइन है वो बिजनेस कर रही है, हमारी जो सरकारी एयरलाइन है वो नुकसान में जा रही है। हमारा रेलवे की जिस तरह हम बात कर रहे हैं, सिर्फ रेलवे और PIA के अलावा और जितने सरकारी इदारे हैं सब तकरीबन ज्यादातर खसारे में है। उसका या तो उनको खसारे से निकालने के लिए, इनको बेहतर करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, वो उसका जो चेंज कर दिया, फर्क पड़ता। अब वही क्या होती है, प्राइवेटाइज कर दें और क्या करें ये? उसकी वजह ये कुछ नहीं आता। आप देखिए मुल्क चला रहे हैं, आप सरबराह हैं, आप ये तो नहीं कह सकते जनाब मुझसे ये नहीं हो रहा तो मैं महंगाई शुरू कर दूं। नहीं तो सरबराह ने क्या खुद जाके रेलवे के हेड बन जाए, अपना ही बंदा ना शहीद, मतलब उससे पहले वो
कभी कभी पूछिएगा इनसे, आपको बताएंगे कि आपको रेलवे वाले खुद बताएंगे। कोई एक पियन को पकड़ लीजिएगा, उससे पूछेगा कि शेख रशीद साहब के दौर में कितनी बेहतरी आई है या ख्वाजा साद रफीक साहब के दौर में कितनी बेहतरी है, वो खुद आपको बताएंगे, मैं कुछ नहीं बता रहा। तो मतलब आप अब वजीर आजम साहब अपने बनी गाला से उठ के रेलवे के मामला को भी खुद चलाना शुरू कर दें, कोई ना कोई खाली एक चेयरमैन क्या करेगा। बहुत प्यारी बात कही। वजीर आजम साहब का काम नहीं है, मगर वजीर आजम साहब अपने मुशीर, अपने मिनिस्टर से पूछे कि जनाब इसकी आउटपुट क्या है, इसकी इनपुट क्या है। एक कारोबार करने वाले जो ग्रुप ऑफ कंपनीज खोल के बैठते हैं, क्या वो हर फैक्ट्री में जाते हैं? वो अपने डायरेक्टर्स को, अपने जीएम को कॉल करते हैं कि जनाब ये कंपनी लॉस पे क्यों जा रही है, और उसको सैक कर देंगे उस डायरेक्टर को कि अगर वो कंपनी मालूम पड़ा वो ये एक्सक्यूजेस दे। एक्सक्यूज इज अ लेमैन्स वर्ड। एक आदमी जो एक्सक्यूज दे रहा होता है ना कोई बहाना है हर एक के पास। सर पूरी की पूरी एफर्ट्स जो इस वक्त आवाम को नजर आ रही है ना हुकूमत की जानिब से, वो कुछ इस किस्म की हैं कि सास बहू की लड़ाई वाली, कि उन्होंने दूसरी पार्टी को क्या बयान दिया है, इधर से बयान उधर क्या है। काम आसान करना है, टैक्स पे टैक्स लगाते जाओ, उस टैक्स पे हुकूमत चलाते जाओ, और फिर यही होगा। टैक्स आप लगा रहे हो कि कम कैसे होगा, जब हुकूमत कमाने के जराए ढूंढे। कमाने के जराए अवाम नहीं है, कमाने के जराए कारोबार है। आप अवाम को बना दिया आपने जराया कि हर एक से अवाम से टैक्स ले। नहीं जनाब, आप इंडस्ट्रीज लगा दें, आप हर सेक्टर के अंदर एक इंडस्ट्री बनाएं, और उस इंडस्ट्री को चलाना जो है ना वो हुकूमत वक्त का काम होगा। और अगर हुकूमत वक्त एक कारखाना नहीं चला सकती तो मुल्क चलाने का उसका कोई जवाब नहीं। तो हुकूमत वक्त के पास रुपया एक नहीं है, उधार ले लेके पिछले उधार उतार रही है हुकूमत वक्त, तो ये कहां से वो जनाब आप अगर उधार लेके भी देखें, दो काम करें। सबसे पहले तो इंडस्ट्री हमारे इस वक्त चलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि बिजली की कीमतें जिस तरह से ऊपर जा चुकी है ना, आप दुनिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। सॉरी टू से, जो आपके पास आ रहा है वो कोई मजबूरी के तहत आ रहा है, वरना आपके पास हिंदुस्तान में बिजली सस्ता, बांग्लादेश में सस्ता, चाइना इटसेल्फ वहां पे सस्ता। आपसे क्यों महंगा कोई चीज खरीदेगा? आप अगर इंपोर्ट करना चाहेंगे आपसे क्यों कोई लेगा? मसला ये है कि आप भी देखोगे कि आप उस मुल्क में जाओगे जहां पे सस्ती चीज हो, तो कारखाने आपके नहीं चलेंगे। ओनली थिंग जो आप अगर चल सकता है वो है ज़राअत, एग्रीकल्चर। आप यहाँ पे आलू उगाओ, प्याज उगाओ, आप इधर गंदम उगाओ, हर फसल उगाओ, ताकि खुराक सस्ती मिलेगी। जब ज्यादा होगी आप अफगानिस्तान बेचना शुरू करो, आप ईरान बेचना शुरू करो। आप इस तरह की सोच रखें। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर जो जितने भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे, इस शोबे के लोग हैं, ठीक है, ज़राअत के शोबे से जुड़े हुए लोग, अगर उनको फायदा होना शुरू होगा ना, तो वो उस जमीन को भी आबाद करने की कोशिश करेंगे, मतलब जो बंजर पड़ी हुई है, ठीक है, ताकि उस तरफ भी जाएंगे। ज़रख़ेज़ जमीन एक एकड़ इनाम के तौर पे किसान को दे दो, हर नौजवान को दें कि जो नौजवान चाहता है काश्तकारी करने, जाओ अपने गांव देहातों में। आज गांव देहातें छोड़ के लोग शहर की तरफ क्यों आ रहे हैं? पेट भरने के लिए। हाँ। उसी नौजवान को कहे कि जनाब मैं 1 एकड़ जमीन दूंगा, सिर्फ 1 एकड़, उस पे काश्तकारी करो। 100 नौजवान को दिए, 100 बेरोजगार खत्म हो गए, 100 एकड़ ज़रख़ेज़ हो गई आपकी। सिर्फ सोच बदलना होगा। और सर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो है वो रिसर्च के मतलब हमारे गांव देहातों के बच्चे शहरों की तरफ भाग चुके हैं। हाँ। क्योंकि ना उनके जमींदार उनको जमीन देते हैं, ना उनको कर्जा मिलता है, हर चीज महंगी है। अगर इस मुल्क में रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं इमरान खान साहब, प्लीज उन जमींदारों को, जो छोटे छोटे जमींदारों को, उनको सहूलतें दें, और उनके जवानों को 1-1 एकड़ उनके बच्चों को तोहफे में दे दे। वो तोहफा नहीं होगा, वो उल्टा आपको रिटर्न ओवरसीज पाकिस्तानी से ज्यादा पैसे कमा के देंगे, ये मैं आज दावा करता हूँ। अच्छा, आते हैं प्रोग्राम अपने आखिरी लम्हात की तरफ बड़ी तेजी से जा रहा है। मुझे ये बताएं कि 2022 में आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जो पिछले तकरीबन 4 सालों में ये जो इन्होंने जो गुनाह किए वो धुल जाएंगे?
मतलब कुछ अपने जो एतमाद है वो बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे, कुछ बेहतर फैसले हो सकेंगे अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर हो सकेगा? देखिए, अगर हम सियासत की बात करें तो बड़ा अच्छा इन्होंने जिस हिसाब से चल रहे हैं ना, अभी इन्होंने महंगाई कर दी, जून में बजट आएगा, उसके अंदर इसी महंगाई को कम कर देंगे और कहेंगे जनाब हमने कहा था हमें 3 माह दो, हम चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, सही सिंध की तरफ हमारी इकोनॉमी जा रही है। अच्छा, ये प्लान है। हमने कम कर दिया। ओके। तो अभी तो बढ़ा दिया ना आपने, हाँ। फिर उसको कम कर दिया। जिस तरह पेट्रोल में 4 रुपए कम किए थे, अब बढ़ा दिए। आपकी उम्मीदें जून से वो शुरू हो जाएंगी और सब पीटीआई वाले ने देखा हमने कहा था इमरान खान को वक्त दो, आ गया ना, देखो कितना प्यारा बजट दिया, अवाम फिर वोट दे देगी। फिर जैसे ही वोट होगा फिर वो कहेंगे जनाब मुल्क के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, मतलब हम इसी चक्कर में रहेंगे। तो अगली हुकूमत इन्हीं की आ जाएगी दोबारा, ऐसे पॉलिसी और ऐसी अवाम आराम से आ जाएगी। मैंने अभी से बता दिया, बड़ा अच्छा तरीका। देखें, मैं अगर एक चीज आपको 150 रुपए की आज दे रहा हूँ और 6 महीने बाद बोलूं 140 की दे रहा हूँ, आप खुश हो गए ना मुझसे? आप भूल जाओगे कि यार ये चीज तो 100 की थी। तो ये है पॉलिटिक्स, ये है सियासत। अगर अच्छा मुल्क को चलाना है, 100 साल तक इमरान खान को याद करेंगे लोग। आप कारोबार जो है ना, हुकूमत सरकारी कारोबार और प्राइवेट कारोबार दोनों को साथ ले लेके चले, सरकारी नौकरियां भी बढ़ते जाएंगी, सरकार भी पैसे कमाते जाएंगे, ना प्राइवेट सेक्टर कभी ब्लैकमेल कर सकेगा और ना हुकूमत कभी मोहताज होगी। प्राइवेट और गवर्नमेंट साथ साथ लेके चले, जो इदारे के सरबराह नहीं चला सकते हैं उसे निकाल दें और खुदारा ये टैक्सेस के बोझ को टैक्सेस को कमाने का धंधा मत बनाओ। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जो टैक्सेस की वजह से, इनको बढ़ाने की वजह से हम मुस्तकिल तौर पे अपने लिए हल नहीं ढूंढ सकते। ये बड़ा आर्जी सा हल है और मुस्तकबिल में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह जी वाह।